Hello friends. Hello friends. Can you see the live version now on Facebook? Comment option is open in the Facebook page. I'm just checking whether my students are logged in or not. I hope you people can see the content. It is live. I'm giving you 2 minutes. Please students log in fast. I hope everyone is able to log in into the Facebook page and you people can watch me live. Yes, rest. I can see Shubham is able to see the video. Just a second. Just a second. I'm getting a call. हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो मैं अपना कॉल करूँ थोड़ी देर में मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ मैं अपना कॉल करूँ हेलो yes I think people are able to log in now and can see the video and I hope the audio quality is quite okay right now so I'm going to pursue my class see on the last day we have discussed about the sales of good act देखिए हमने सेल्स ऑफ गुड एक्ट का लास्ट क्लास में कुछ बेसिक्स किया था क्या बेसिक किया था मैं वापस से गो थ्रू करा देता हूँ हमने पढ़ा था कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट आया कहाँ से सेल्स ऑफ गुड एक्ट पूरा का पूरा ड्राइव कहाँ से हुआ था ये पूरा का पूरा एक्ट अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ड्राइव हुआ है हालांकि जो इसके जनरल केसेस है वो आज भी कहाँ अवेलेबल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो आज भी इसके जो जनरल केसेस है वो अपने को कहाँ मिलते हैं सारे के सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो स्पेसिफिक केसेस है जो स्पेशल केसेस है वो हमें सेल्स ऑफ गुड एक्ट में ट्रांसफर कर दिए गए विद ऑल द प्रोविजंस फिर उसके बाद हमने ये किया था कि गुड्स क्या होता है बायर एंड सेलर कौन है फिर आज हम लोग गुड्स को आगे बढ़ा रहे हैं गुड्स की डेफिनेशन हमने कल की क्लास में कवर कर ली थी गुड्स इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टी याद है ना एक्सक्लूडिंग क्या क्या एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी को छोड़ के गुड्स में सब कुछ आता है जो मूवेबल है फिर हमने फर्दर डिस्कस किया था कि जो ग्राउंड्स में अटैच्ड होती है चीजें जो ग्राउंड्स के अंदर अटैच्ड होती है अगर वो एज इट इज ही रिमूव कर दी जाए ग्राउंड से विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म तो वो भी गुड्स कंसिडर किया जाएगा वो भी गुड्स कंसिडर किया जाएगा एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि भैया लाइव स्टॉक गुड्स होते हैं क्या यस लाइव स्टॉक भी गुड्स होती है मनी गुड्स नहीं है एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स नहीं है ग्रोइंग क्रॉप्स भी गुड्स है ग्रास भी गुड्स है मैंने पूछा था क्या ये एयर कंडीशनर गुड्स है यस मैंने पूछा था मेरे रूम के जो फर्नीचर है वो गुड्स है यस हमारी जो बाइक है वो गुड्स है जो वेजिटेबल्स आप खाते हो घर पे वो सारे गुड्स है ठीक है गुड्स वो है जो मूवेबल है गुड्स वो है जो मूवेबल है अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आज का टॉपिक प्लीज ओपन योर बुक एवरी स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू ओपन द बुक्स हम लोग चैप्टर नंबर 2 में है चैप्टर नंबर 2 में है एंड वी आर कवरिंग यूनिट 1 चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 देखिए आज मैं गुड्स के डेफिनेशन में हूँ गुड्स के बाद हमने किया था कि देयर आर टाइप्स ऑफ गुड्स मतलब क्लासिफिकेशन क्या क्या है गुड्स के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स आज हम लोग क्या करें 3 टाइप्स ऑफ गुड्स कर रहे हैं कौन से गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स I am covering 3 types of goods today in the class. Please note down.
हम लोग आज 3 तरह के गुड्स क्लास में कवर करने वाले हैं। वन इज एग्जिस्टिंग गुड्स, द अदर इज फ्यूचर गुड्स एंड द थर्ड वन इज कंटीजेंट गुड्स। आज हम लोग 3 तरह के गुड्स क्लास में कवर करने जा रहे हैं। क्या क्या है देखिए, एग्जिस्टिंग गुड्स है, एक फ्यूचर गुड्स है, तीसरा कंटीजेंट गुड्स है। जिन भी स्टूडेंट्स को जो भी डाउट होगा प्लीज पोस्ट इट इन द लाइव वीडियो। ठीक है, लाइव वीडियो चल रही है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने से मुझे आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई एम एबल टू सी योर कमेंट्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। देखिए एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है, बुक में क्या लिखा हुआ पहले मैं वो आपको पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स which are in existence at the time of the contract of sale, those owned or possessed by the seller at the time of the contract of sale। सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स है जो कि ओन्ड हो या फिर पोजीशन में हो बाय द सेलर। दो कंडीशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स में सेलर के लिए दो कंडीशन बताई जा रही है। आप समझिएगा, एग्जिस्टिंग गुड्स होने के लिए दो कंडीशन बताई गई है ऑन बिहाफ ऑफ सेलर। क्या बताई गई है, दो कंडीशंस ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। बुक में मार्क कर लीजिए, ओन्ड और पोजेस्ड। क्या मार्क करना है, ओन्ड एंड पोजेस्ड। क्या बोला जा रहा है, बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स होने के लिए दो कंडीशन में से कोई भी अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हम लोग उसको एग्जिस्टिंग गुड्स मानेंगे। क्या बोला जा रहा है, या तो गुड्स ओन्ड हो बाय द सेलर या तो गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ द सेलर। क्या बोला जा रहा है, गुड्स आर ओन्ड बाय द सेलर और आर इन पोजीशन विद द सेलर एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स, एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स। ये कौन बता रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है उसमें सेक्शन 6 बता रहा है। जो सेक्शन 6 किसका, सेल्स ऑफ गुड एक्ट का सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, सेलर के पास या तो गुड्स ओन्ड होने चाहिए या पोजीशन होने चाहिए एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है, साधारण भाषा में समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए अभी आपको वाई वाई खाने का मन है या चॉकलेट खाने का मन है, डेयरी मिल्क। आप क्या करोगे, डेयरी मिल्क की शॉप में जाओगे और डेयरी मिल्क वाले से बंदे से एक डेयरी मिल्क ले लोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो गुड्स आर ओन्ड, या तो वो डेयरी मिल्क जो सेलर आपको बेच रहा है, जो दुकान वाला बेच रहा है, या तो उसने वो डेयरी मिल्क खरीद के रखी है या फिर उसके पोजीशन में वो डेयरी मिल्क थी इसीलिए वो आपको दे दी गई। तो इसको क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स। इसको क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स। देखिए एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है बच्चों, एग्जिस्टिंग गुड्स वो सारे गुड्स है जो एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्ट करते हो। जब हम लोग सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो गुड्स क्या होने चाहिए, बाजार में एग्जिस्ट करने चाहिए। या तो सेलर ने उसको खरीद के अपने पास रख लिया, समझिएगा, सेलर ने उसको खरीद के अपने पास रख लिया, या सेलर को वो सामान जो उसका प्रोड्यूसर है ना, जो उस गुड्स का प्रोड्यूसर है, वो उसको सेलर को क्या किया, वो सामान क्रेडिट में दे दिया है कि आप बेचो, राइट। तो सेलर के पास ऑथोरिटी थी, सेलर के पास क्या थी, ऑथोरिटी थी। क्या चीज की ऑथोरिटी, टू सेल दोज गुड्स, टू सेल दोज गुड्स। तो दिस आर नोन एज एग्जिस्टिंग गुड्स, दिस आर नोन एज एग्जिस्टिंग गुड्स। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो एग्जिस्टिंग गुड्स का। मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट में जाते हो, आप मोबाइल फोन खरीदते हो, मैक्सिमम हमारे पास परचेज एमआई फोन, ओप्पो का हम लोग फोन खरीदते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब सेल ऑन होता है फ्लिपकार्ट में तो हम लोग फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाते हैं एंड फोन हमारा ऑर्डर कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, या तो फ्लिपकार्ट के पास वो फोन ऑलरेडी स्टॉक में है, मतलब खरीद लिया है फ्लिपकार्ट ने और फ्लिपकार्ट के पास वो स्टॉक में ऑलरेडी है, या फिर फ्लिपकार्ट के पास उस गुड्स का पोजीशन है, या फिर फ्लिपकार्ट के पास उस गुड्स का पोजीशन है। पोजीशन कैसे आता है, एमआई की कंपनी से बात करके रखें कि भैया 2 लाख फोन आप हमें पहले भेज दो, प्री ऑर्डर करके रखा उन्होंने 2 लाख। हो सकता है 2 लाख फोन की पेमेंट नहीं हुई अभी तक, एमआई वालों को फ्लिपकार्ट ने अभी तक 2 लाख फोन का पेमेंट नहीं किया, पर क्या किया, गुड्स फ्लिपकार्ट को पहले ही भेज दिए। वैसे ही फ्लिपकार्ट क्या करता है, अपने लोग जब गुड्स ऑर्डर करते हैं तो फ्लिपकार्ट वो गुड्स अपने लोग को पहुंचा देता है। इट मींस फ्लिपकार्ट हैज एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या किया है, फ्लिपकार्ट ने बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया अपने साथ कि आपको ये फोन मिल जाएगा अपन द पेमेंट। वंस यू रिसीव द गुड्स यू नीड टू पे फॉर द सेम, वंस यू रिसीव द गुड्स यू नीड टू पे फॉर द सेम।
एग्जिस्टिंग गुड्स वही सारे गुड्स हो सकते हैं जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड हो चुके हैं, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। जो गुड्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है सिर्फ वही एग्जिस्टिंग गुड्स के डेफिनेशन में आएंगे। जो गुड्स अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, जो गुड्स बने नहीं है अभी, वो एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं हो सकती हैं। एम आई क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन वी आर गोइंग टू कवर। देखिए एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर है ना तीन चीजें आती है। एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर तीन चीजें आती है। स्पेसिफिक गुड्स आता है, एसेटन गुड्स आता है, अनएसेटन गुड्स आता है। एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर तीन तरह के गुड्स और आते हैं। एक है स्पेसिफिक गुड्स, दूसरा है एसेटन गुड्स, तीसरा है अनएसेटन गुड्स। लेट अस कवर ऑल द फॉलोइंग। मैंने क्या बोला? स्पेसिफिक गुड्स, एसेटन गुड्स एंड अनएसेटन गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर तीन तरह के गुड्स आते हैं, स्पेसिफिक गुड्स, एसेटन गुड्स, अनएसेटन गुड्स। पर सबसे पहले ध्यान ये रखना है एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से होंगे? वो सारे गुड्स जो ओल्ड या पोजेस्ड हो बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दोज गुड्स विच आर ओन्ड और आर इन पोजिशन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद द सेलर, एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद द सेलर। ये कौन सा सेक्शन बोल रहे हैं? सेक्शन नंबर 6। इंडियन जो अपना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसका सेक्शन 6 क्या बोलता है? सेक्शन 6 साधारण भाषा में ये बोल रहा है कि जो भी गुड्स ओन्ड या पोजेस्ड हो विद द सेलर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विल कम अंडर एग्जिस्टिंग गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एग्जिस्टिंग गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट है स्पेसिफिक गुड्स, दूसरा पार्ट है एसेटन गुड्स, तीसरा पार्ट है अनएसेटन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स को, एग्जिस्टिंग गुड्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला है स्पेसिफिक गुड्स, एसेटन गुड्स एंड अनएसेटन गुड्स। हम लोग सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स करने जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स कवर करने जा रहे हैं। चलिए आपकी बुक में आते हैं, क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक गुड्स मींस, देखिए आपको बुक मिल गई होगी। कैन यू सी द थिंग? अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए, स्पेसिफिक गुड्स means goods identified and agreed upon at the time of the contract of sale is made। बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स वो सारे गुड्स है जिसको आपने आइडेंटिफाई भी किया है। क्या लिखना है बच्चों? पहला पॉइंट में लिखो आइडेंटिफाई, एसर्टेन्ड। स्पेसिफिक गुड्स के अंदर दो बातें आती है, क्या क्या आई? आइडेंटिफाइड होना चाहिए और एसेटन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाइड होना चाहिए और एसेटन्ड होना चाहिए। स्पेसिफिक गुड्स के अंदर दो चीजें आएगी, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। पहला आएगा आइडेंटिफाइड, दूसरा आएगा एसेटन्ड। पहला आएगा आइडेंटिफाइड, दूसरा आएगा एसेटन्ड। क्या क्या आएगा? पहला आइडेंटिफाइड, दूसरा एसेटन्ड। एम आई क्लियर? पहला आएगा आइडेंटिफाइड, दूसरा आएगा एसेटन्ड। अब बोलते हैं कि ये आइडेंटिफाइड और एसेटेंड क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं वापस से इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। क्या होता है आइडेंटिफाइड एंड एसेटेंड? बहुत बच्चों की यहाँ पे फेवरेट्स होगी चॉकलेट्स, डेयरी मिल्क्स, आइसक्रीम्स, राइट? अब मान लीजिए आपको कॉर्नेटो आइसक्रीम ही पसंद है। कौन सी? कॉर्नेटो ही पसंद है। आप एक ये आइसक्रीम वाले के पास जाते हो एंड आप बोलते हो भैया एक कॉर्नेटो देना। क्या बोलते हो? कॉर्नेटो देना। या फिर आप उसके जो बॉक्स है उससे कॉर्नेटो निकाल लेते। तो क्या गुड्स आइडेंटिफाइड है? हाँ या ना? प्लीज कमेंट। क्या गुड्स आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ द सेल? क्या गुड्स आइडेंटिफाई कर लिया आपने? यस, वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द गुड्स। कैसे हमने आइडेंटिफाई किया गुड्स? क्योंकि जब मैं गुड्स मांग रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि भैया मुझे कॉर्नेटो ही चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कॉर्नेटो ही चाहिए। या कोई बच्चा बोलता है भैया मुझे डेयरी मिल्क सिल्क ही चाहिए। क्या चाहिए मुझे? डेयरी मिल्क सिल्क ही चाहिए। और जब आप उसको चूज कर लेते हो कि भैया ये वाली डेयरी मिल्क सिल्क दे दीजिए या ये वाला चिप्स दे दीजिए मुझे, लेस का
रेड पैकेट दे दीजिए, लेस का ग्रीन पैकेट दे दीजिए। आपने क्या किया, गुड्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया और एसेटेंड भी कर लिया। क्या कर लिया, गुड्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया और एसेटेंड भी कर लिया। तो देखिए इसमें भी गुड्स क्या एग्जिस्टिंग है, हाँ गुड्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड में है। और क्या गुड्स ऑलरेडी सेलर के पोजीशन में, यस गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द सेलर, दोज मे बी ओन्ड और पोजेस्ड, दोज मे बी ओन्ड और पोजेस्ड। पर गुड्स किसके पास है, सेलर के पास है। क्या गुड्स प्रोड्यूस्ड है, यस। क्या गुड्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया था एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यस वी हैव आइडेंटिफाइड द गुड्स एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या गुड्स को आपने एसेटन कर लिया था एट द टाइम ऑफ द सेल, यस हमने गुड्स को एसेटन भी कर लिया था एट द टाइम ऑफ द सेल। हमने गुड्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया था एट द टाइम ऑफ द सेल। तो दिस आर स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि भैया मुझे यही गुड्स चाहिए, क्योंकि मुझे यही गुड्स चाहिए। मान लीजिए आपको लेस की चिप्स खानी है, आपको क्या खानी है, लेस की चिप्स खानी है। आप दुकान में जाते हो, भैया बोलते भैया मुझे लेस का 10 रुपीज का ग्रीन वाला पैक दे दीजिए। दुकान वाला बोलता भैया बिंगो ले लीजिए। क्या ले लीजिए, बिंगो ले लीजिए 10 रुपया वाला। क्या आप ले लोगे, प्लीज आंसर मी, क्या आप ले लोगे। आई होप माई क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। आप एक दुकान में गए और दुकान वाले को बोले कि भैया मुझे 10 रुपए का ग्रीन चिप्स लेज वाला चाहिए, और दुकान वाले ने क्या किया, आपको बिंगो की 10 रुपए की पैकेट दे दी चिप्स की, चलेगा क्या। नहीं चलेगा ना, क्यों चलेगा, क्योंकि आपने स्पेसिफिक गुड्स मांगा है। आपने क्या मांगा है, दुकान वाले से स्पेसिफिक गुड्स मांगा है। तो अगर आपको ग्रीन लेस चिप्स चाहिए तो आपको आप क्या मांगोगे, ग्रीन लेस चिप्स ही मांगोगे। बिकॉज आपका गुड्स कौन सा था, स्पेसिफिक गुड्स का डिमांड था। क्या था, स्पेसिफिक गुड्स का डिमांड था। अगर हम लोग स्पेसिफिक गुड्स का डिमांड करते तो हमें स्पेसिफिक गुड्स ही चाहिए, हमें स्पेसिफिक गुड्स ही चाहिए। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स को एग्जिस्टिंग गुड्स भी बोलते हैं, स्पेसिफिक गुड्स को एग्जिस्टिंग गुड्स भी बोलते हैं। देखिए एग्जिस्टिंग गुड्स तीन तरह के होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स तीन तरह के होते हैं। एक स्पेसिफिक गुड्स होता है, एक एसेटन गुड्स होता है, एक अनएसेटन गुड्स होता है। अगर स्पेसिफिक गुड्स को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए दो क्राइटेरिया है। पहला क्या है, गुड्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड दे मस्ट बी एसेटन। गुड्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड दे मस्ट बी एसेटन। दूसरा हम लोग पढ़े एसेटन गुड्स, दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसेटन गुड्स। आई होप स्पेसिफिक गुड्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया। आपके बुक में दो एग्जांपल है, मैं वो भी कवर करा देता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं, आपके बुक में दो एग्जांपल है। देखिए पहला एग्जांपल है, एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइडेड गुड्स लाइक अ सैमसंग गैलेक्सी S7 एज वर्लपूल वॉशिंग मशीन ऑफ 7 kg एक्स्ट्रा। देखो सबका पूरा का पूरा मतलब बताया गया, डिटेल बताया गया गुड्स का। जैसे मान लीजिए सैमसंग का कौन सा फोन चाहिए आपको, ठीक है, कौन सा फोन चाहिए, क्या कलर चाहिए फोन का, वो भी बता दिया गया, मतलब पूरा स्पेसिफिक है ना। वॉशिंग मशीन का भी सारा डिटेल दे दिया गया, भैया 7 kg वाली वॉशिंग मशीन चाहिए व्हाइट कलर की। इसका मतलब क्या है, आप स्पेसिफिक गुड्स डिमांड कर रहे हो। आप कौन से गुड्स डिमांड कर रहे हो, स्पेसिफिक गुड्स डिमांड कर रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए सारे बच्चे आई थिंक लाइव है, मैं आप लोग से एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, मुझे जवाब दीजिएगा। मेरे पास तीन बाइक है, एक पल्सर है, एक पल्सर है, दूसरी एवेंजर है, तीसरी बुलेट है। क्या है, आई एम हैविंग थ्री बाइक्स, वन इज पल्सर, द अदर इज एवेंजर, द थर्ड इज बुलेट। अब आप आते हो मेरे पास और बोलते हो कि भैया आप बाइक बेचोगे क्या। आप आते हो मुझसे पूछते हो भैया आप बाइक बेचोगे क्या। मैंने बोला हाँ ठीक है बाइक बेचूंगा, आपको मैं बाइक 1 लाख रुपए में दे दूंगा। कितने में दे दूंगा, 1 लाख रुपए में मैं आपको बाइक दे दूंगा। अब आप एग्री हो गए, अब आप एग्री हो गए 1 लाख में मुझसे बाइक खरीदने के लिए। बताओ ये कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, प्लीज मुझे बताओ ये कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किया। क्या ये एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर है, और क्या ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे पास तीन बाइक है, वन इज पल्सर, द अदर वन इज एवेंजर, द थर्ड वन इज बुलेट। आप आते हो मेरे पास और बोलते हो कि भैया मुझे बाइक खरीदनी है आपसे, मैं बोलता हूँ कि आप ले लो, बाइक की कॉस्ट है 1 लाख रुपए। आपने एग्री कर लिया। अब बताओ ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जिस्टिंग गुड्स है, एसेटन गुड्स है, अनएसेटन गुड्स है, ये कौन से गुड्स हुए, प्लीज आप मुझे क्लियर कीजिए। सम स्टूडेंट्स आर कमेंटिंग।
Yes, can you hear me? Please comment. चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी गुड्स हुई। देखिए, जब आप मेरे पास आके गुड्स की डिमांड की कि भैया मुझे बाइक चाहिए, क्या आपने एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जब आप मुझे 1 लाख रुपए का ऑफर दे रहे हो कि भैया आपकी 1 लाख रुपए मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ, क्या आपने मुझे मेंशन किया कौन सी बाइक खरीदोगे? नहीं। क्या आपने मुझे बताया भैया पल्सर जो ब्लैक कलर की वो चाहिए, या जो एवेंजर है ब्लैक कलर की वो चाहिए, या बुलेट मुझे सिल्वर कलर की चाहिए? आपने मुझे नहीं बताया। क्या मैंने आपको डिटेल दी? नहीं। तो क्या ये स्पेसिफिक गुड्स हो सकते हैं? नहीं। दिस आर नॉट स्पेसिफिक गुड्स, दिस आर नॉट स्पेसिफिक गुड्स, बिकॉज अभी तक आपने ना तो मुझे मॉडल मेंशन किया है, ना तो आपने मुझे वर्जन बताया बाइक का कि कौन सा वर्जन चाहिए बाइक का। तो ये स्पेसिफिक गुड्स हमारी नहीं है। दिस आर नॉट स्पेसिफिक गुड्स, दिस आर नॉट स्पेसिफिक गुड्स। नंबर टू, asset and goods. Number two is asset and goods. Let's cover asset and goods. एग्जिस्टिंग है, गुड्स तो एग्जिस्टिंग है बट स्पेसिफिक नहीं है। क्वाइट करेक्ट, गुड्स एग्जिस्टिंग है, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक क्यों नहीं है? क्योंकि हमने डिटेल्स आपको नहीं बताई, हमने डिटेल्स आपको कवर नहीं की, तो वो स्पेसिफिक गुड्स तो हो नहीं सकता, एग्जिस्टिंग गुड्स जरूर होगा। एसेट एंड गुड्स क्या होता है? हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम लोग आइडेंटिफाई करें एसेट एंड गुड्स क्या होता है। Asset and goods are those goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made. देखो, बोलते हैं कि एसेट एंड गुड्स वो गुड्स होंगे जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे वंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। वंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, उसके बाद हम लोग ये गुड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एसेट एंड गुड्स को कब आइडेंटिफाई करते हैं? आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। लिखो ना, एसेट एंड गुड्स के नीचे लिखो ना आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। क्या लिखोगे? आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड दिस गुड्स आर आइडेंटिफाइड। क्या लिखना है? एसेट एंड गुड्स के नीचे लिखना है after the contract of sale is made. After the contract of sale is made, these goods are identified. After the contract of sale is made, these goods are identified according to the agreement of the sale. According to the agreement of the sale. कहने का मतलब जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था उसके हिसाब से हम ये गुड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। वंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, वंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, उसके बाद हम लोग ये गुड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे? अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के हिसाब से हम ये गुड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। The term is not defined in the Act but has been judicially interpreted in actual practice. The term ascertain goods is used in the same sense as specific goods. When from a lot out of large quantity of unascertain goods, the number of quantity contracted for is identified. Such identified good is also known as ascertain goods. देखिए, सेल्स क्या बोल रहा है? जो ये एसेटन गुड्स है ना, इनको हमने पूरा डिफाइन नहीं किया। जो एसेटन गुड्स है इसको हमने प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया, बट इसका मीनिंग कैन बी डिराइव्ड, बट दिस मीनिंग कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस मीनिंग कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या है हम लोग समझते हैं क्या बोला जा रहा है। मान लीजिए आप आए मेरे पास और बोले भैया मेरे को फैंटा चाहिए 500 ml की बॉटल। क्या चाहिए? फैंटा की 500 ml की बॉटल चाहिए। आप आए मेरे पास और आपने मुझे बोला भैया मुझे फैंटा चाहिए 500 ml की बॉटल। ठीक है, क्लियर है इतना? आप आए मेरे पास और आपने मुझे बोला भैया फैंटा चाहिए मुझे 500 ml की बॉटल। अब देखिए, मेरे पास जो कोल्ड ड्रिंक की फ्रीजर है ना, जो कोल्ड ड्रिंक की फ्रीजर है उसके अंदर बहुत सारी फैंटा पड़ी है, उसके अंदर बहुत सारी फैंटा पड़ी है, राइट? अब मान लीजिए क्या आपने मुझे बोल दिया भैया चौथी नंबर बॉटल चाहिए। क्या आपने मुझे ये बोला भैया फैंटा की चौथी नंबर बॉटल चाहिए? नहीं। आपने मुझे क्या बोला? भैया फैंटा फ्रिज में पड़ी है ना, उसमें से एक फैंटा चाहिए मुझे 500 ml की बॉटल, राइट? आपने मुझे क्या बोला? भैया जो आपके फ्रीजर में फैंटा पड़ी है उसमें से मुझे एक फैंटा चाहिए जो 500 ml की है आपके फ्रीजर से, राइट? अब मान लो मेरे पास 20 बॉटल्स ऑफ फैंटा पड़ी है 500 ml की। अब उसमें से कौन सी बॉटल मैं निकाल के दूंगा, उसमें से कौन सी बॉटल मैं निकाल के दूंगा ये तो मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता आपको भी नहीं पता। अब क्या होता है, उसमें से कोई भी बॉटल मैं पिक कर लेता हूँ, उसमें से कोई भी बॉटल मैं पिक कर लेता हूँ और वो बॉटल मैं निकाल के आपको दे दूंगा।
दिस इज नोन एज एसेट एंड गुड्स, दिस इज नोन एज एसेट एंड गुड्स। अब समझा रहा हूं कैसे क्या हुआ। देखिए, आप पहले मेरे पास आए और आपने क्या बोला, भैया 500 ml की बोतल चाहिए फैंटा की, राइट। मैंने क्या बोला है, आपने बोला भैया दे दो। तो जब आपने मुझे बोला दे दो भैया, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है। हमारे बीच में क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है। हमने एक एग्रीमेंट में आगे, हम और आप एक एग्रीमेंट में आगे कि भैया 500 ml की फैंटा की बोतल मुझे दे दो। अब जब मैं फ्रीजर खोल रहा हूं, उसके बाद जब वो फैंटा निकाल के आपको दे रहा हूं, उसके बाद ही तो आइडेंटिफाई होना है ना कि कौन सी बोतल आपको मिल रही है। उसके बाद ही तो आइडेंटिफाई हुआ है ना कौन सी बोतल आपको मिली है। उसके बाद ही आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि कौन सी बोतल आपको मिली है। इसीलिए एसेट एंड गुड्स में लिखा हुआ है कि दिस गुड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। दिस गुड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। अगर जनरल भाषा में बात करोगे ना, स्पेसिफिक और एसेट एंड गुड्स में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। स्पेसिफिक गुड्स और एसेट एंड गुड्स में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है सुन लो। स्पेसिफिक गुड्स को है ना आप आइडेंटिफाई पहले कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले आप स्पेसिफिक गुड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो। मतलब जाते हो दुकान में, बोलते हो भैया ये वाली पैकेट दे दो चिप्स की। आप क्या कर रहे हो, बोल रहे भैया ये वाली पैकेट दे दो चिप्स की। एसेट एंड गुड्स के केस में आप क्या बोलते हैं, भैया मुझे चिप्स दे दीजिए, मुझे 10 रुपए की लेस की चिप्स दे दीजिए। आप खाली इतना ही बोल रहे हो। दुकान वाले को क्या बोल रहे हैं, एसेट एंड गुड्स के केस में, भैया 10 रुपए की लेस की चिप्स दे दो ग्रीन वाली। अब ग्रीन वाली चिप्स तो दुकानदार के पास 25-30 पैकेट होगी। अब उसमें से कौन सी पैकेट वो देगा चिप्स की, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। इसीलिए वो एसेट एंड गुड्स है, इसीलिए वो एसेट एंड गुड्स है। दिस आर नोन गुड्स, दिस आर नोन गुड्स, दिस आर एग्जिस्टिंग इन स्टॉक। बट मुझे नहीं पता कि जो स्टॉक में इतने सारे गुड्स है उसमें से कौन सा वाला मुझे दिया जाएगा, कौन सा वाला मुझे दिया जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं एसेट एंड गुड्स, बिकॉज ये एसेट एंड होते हैं आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। वंस हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मुझे पता चलता है मुझे कौन सा वाला मिल रहा है, उसके बाद मुझे पता चल रहा है कौन सा वाला मिल रहा है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अगर टॉपिक क्लियर हो गया तो प्लीज कमेंट कीजिए, फिर मैं आगे मूव करूंगा। एसेट एंड गुड समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अनएसेट एंड गुड्स, नेक्स्ट इज अनएसेट एंड गुड्स। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इज अनएसेट एंड गुड्स। अनएसेट एंड गुड्स क्या होते हैं? एसेट एंड गुड्स के उधर लिख लो, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। क्या लिखना है, आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। एग्जाम्पल लिखना 500 ml फैंटा, एग्जाम्पल लिखना 500 ml फैंटा, 500 ml फैंटा। नेक्स्ट टॉपिक इज अनएसेट एंड गुड्स। नेक्स्ट इज अनएसेट एंड गुड्स। अनएसेट एंड गुड्स, देखिए बुक में मैं रीड कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा बट बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। Are the goods which are not specifically identified. Unascertain goods are the goods which are not specifically identified or ascertained at the time of the making of the contract. They are indicated or defined only by description or sample. They are indicated or defined only by description or sample. बोलते कि अनएसेटेड गुड्स वो सारे गुड्स है जो एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आइडेंटिफाइड नहीं किए गए। एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये आइडेंटिफाई नहीं किए गए। इसको जनरली हम लोग डिस्क्रिप्शन से बताते हैं कि भैया हम लोग को क्या सामान चाहिए। डिस्क्रिप्शन से हम लोग बताते हैं कि क्या सामान चाहिए, या फिर हम लोग सैंपल देते हैं। बहुत सारा चीज अपने पास नहीं होता है ना, तो जनरली अपने दुकानदार को क्या समझाते हैं, भैया मेरे को इस तरह का सामान चाहिए। क्या बोलते हैं, भैया इस तरह का इस क्वालिटी का मेरे को सामान चाहिए, कुछ है तो आप दे दो।
या फिर कितनी बार हम लोग सैंपल ले जाते हैं ना कि भैया इस टाइप का आपके पास सामान है क्या, सैंपल दिखा देते हैं भैया कि इस तरह का सामान है क्या, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनएसर्टेन गुड्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनएसर्टेन गुड्स। देखो मैं समझाऊंगा, ये टॉपिक बहुत क्रूशियल है, समझना ध्यान से। If A agrees to sell to B one packet of salt out of the lot of 100 packets lying in his shop, it is the sale of unascertain goods because it is not known which packet is to be delivered. As soon as the particular packet is separated from the lot, it becomes ascertain or specific goods. क्या हुआ, देखिए, आप दुकानदार के पास गए और आपने उसको क्या बोला, भैया मुझे नमक चाहिए, 1 केजी का नमक चाहिए। क्या किया आपने, आपने दुकानदार को सिर्फ इतना ही बोला है कि मुझे 1 केजी का नमक चाहिए, 1 केजी की पैकेट चाहिए नमक की। क्या आपने कोई पर्टिकुलर ब्रांड बताया दुकान को, नहीं। क्या आपने बताया व्हाइट पैकेट में होना चाहिए, ब्लैक पैकेट में होना चाहिए, नहीं। आपने डिस्क्रिप्शन दिया गुड्स का, क्या डिस्क्रिप्शन दिया कि भैया मुझे नमक चाहिए, कौन सा नमक, खाने वाला नमक चाहिए। अब मान लीजिए दुकानदार क्या बोलता है, भैया देखिए दीदी मेरे पास यहाँ पे स्टॉक में तो नमक नहीं है, मेरे पास स्टॉक में तो नमक नहीं है, मुझे ये जो नमक आपको देना है ये मेरे गोडाउन से मंगाना है। क्या, गोडाउन से मंगाना है। तो क्या गुड्स आइडेंटिफाइड है, नहीं। क्या गुड्स स्पेसिफिक है, अभी नहीं है। क्या गुड्स को आपने देख लिया है, नहीं। क्या दुकानदार ने भी देखा है, नहीं। दुकानदार आपको बोल रहा है 1 केजी का नमक की पैकेट तो मेरे पास है, मैं अपने गोडाउन से मंगा देता हूँ। अब क्या होता है, उसका स्टाफ गोडाउन में जाता है, उसका स्टाफ गोडाउन में जाता है और वहां से वो क्या करता है, 1 केजी की कोई भी पैकेट निकाल लेता है। अब मान लीजिए उसके पास खाली नमक का ही गोडाउन है, अब नमक की हजारों पैकेट रखी होगी, हजारों थैली रखी होगी, उसमें से वो कोई भी एक पैकेट निकालेगा। एज सुन एज वो एक पैकेट निकाल के अलग रखता है ना, समझना बच्चों, एज सुन एज वो एक पैकेट नमक का अलग से निकाल के रख देता है ना, जिस समय उसने निकाल के अलग रख दिया उसी समय वो गुड्स क्या हो चुके, एसर्टेन गुड्स हो चुके। वो क्या हो चुके, एसर्टेन गुड्स। क्योंकि अब दुकानदार को पता है, अब उसके स्टाफ को पता है कि वो नमक की पैकेट आपको जानी है, वो नमक की पैकेट अब आपको जानी है, तो वो क्या हो चुके, एसर्टेन गुड्स। जैसे ही वो दुकान में लाके आपको दे देता है, दिस बिकम्स इनटू अ स्पेसिफिक गुड्स, दिस बिकम्स इनटू अ स्पेसिफिक गुड्स। तो अनएसर्टेन और एसर्टेन गुड्स में ज्यादा फर्क नहीं है, अनएसर्टेन और एसर्टेन गुड्स में ज्यादा फर्क नहीं है। एसर्टेन गुड्स में क्या होता है, हमने फैंटा मांगी, फैंटा की काफी सारी बॉटल की। एसर्टेन गुड्स में क्या होता है, हमने फैंटा मांगी और फैंटा की काफी सारी बॉटल दुकान में अवेलेबल थी। अब दुकान वाला उसमें से कौन सी बॉटल निकाल के देगा, वो अपना उसमें डिपेंड करेगा कि हाँ गुड्स हैव बीन एसर्टेन, गुड्स हैव बीन एसर्टेन। अनएसर्टेन गुड्स में क्या होता है, हम लोग खाली कोल्ड ड्रिंक मांग रहे हैं, हम लोग खाली क्या कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक मांग रहे हैं, हम लोग ये नहीं बता रहे कि भैया हमें फैंटा चाहिए या क्या चाहिए, हम लोग खाली क्या होता है, भैया हमें कोल्ड ड्रिंक दे दो। अब कोल्ड ड्रिंक आपने बोल दिया तो वो हो सकता है फैंटा दे दे, मिरिंडा दे दे, कुछ भी दे दे ना। वैसे क्या होता है, अनएसर्टेन गुड्स में एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपने गुड्स को स्पेसिफाई नहीं किया, आपने गुड्स को स्पेसिफाई नहीं किया, आपने खाली गुड्स का बताया कि भैया इस टाइप का गुड्स दे दीजिए। क्या किया आपने, डिस्क्रिप्शन से मुझे बताया कि भैया मुझे खाने वाला नमक दीजिए। अब जब आप मुझे खाने वाला सारा नमक मांग रहे हो, तो अब मैं नमक की कोई भी पैकेट उठा के दे सकता हूँ ना, 1 केजी की। जैसे ही मैं अपने गोडाउन से 1 केजी की पैकेट आइडेंटिफाई करके निकाल लेता हूँ, वो क्या बन जाएगा, एसेटेंट गुड्स। वो क्या बन जाएगा, एसेटेंट गुड्स। वंस अ गुड इज एसेटेंट एंड उसको आप अप्रूव कर दो तो गुड्स स्पेसिफिक हो जाता है। वंस द गुड इज एसेटेंट और उसको आप अप्रूव कर दो कि हाँ भैया ठीक है ये लूंगी मैं, तो ये अब स्पेसिफिक गुड्स बन चुका है। ये अब क्या बन चुका है, स्पेसिफिक गुड्स बन चुका है। एम आई क्लियर, क्लियर है तो प्लीज कमेंट करना, मैं आगे बढ़ूंगा। These goods are identified once the contract of sale is made. These goods are identified once the contract of sale is made. Once unascertain goods are identified, they become ascertain goods. Once unascertain goods are identified. Once unascertain goods are identified, they become ascertain goods. एक बार unascertain goods identify हो जाए तो ये ascertain goods बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ascertain goods, right? बिकॉज अब सर्टन है ना कि आपको देना है। अब मेरा सर्टन हो चुका ना कि जो नमक की पैकेट में निकाल के लाया हूं किसको देना है, आपको देना है। तो ये क्या बन चुका है, एसेटन गुड्स। ये क्या बन चुका है, एसेटन गुड्स। नेक्स्ट फ्यूचर गुड्स। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं फ्यूचर गुड्स। देखिए मैंने बताया था
गुड्स 3 चीज में डिवाइडेड है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटीजेंट गुड्स। अभी जो हम लोग गुड्स पढ़ रहे थे वो एग्जिस्टिंग गुड्स पढ़ रहे थे। एग्जिस्टिंग गुड्स का 3 पार्ट होता है, स्पेसिफिक गुड्स, एसेटेंट गुड्स एंड अनएसेटेंट गुड्स। स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग गुड्स का 3 पार्ट होता है, स्पेसिफिक गुड्स, एसेटेंट गुड्स एंड अनएसेटेंट गुड्स। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया है। अब मैं आपको फ्यूचर गुड्स कराने जा रहा हूं, मैं अब आपको फ्यूचर गुड्स कराने जा रहा हूं। देखो फ्यूचर गुड्स मतलब डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा होगा, फ्यूचर मतलब गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, इसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा अपने लोग को या फिर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। गुड्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स विच आर टू बी प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड। क्या बोला जा रहा है? गुड्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन मेड, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन मेड। बोला जा रहा है कि भैया उस गुड्स को जिसको हमें मैन्युफैक्चर करना है अभी, या फिर प्रोड्यूस करना है, या फिर एक्वायर करना है। क्यों करना है ये तीनों काम? क्योंकि एक बायर आया है मेरे पास। क्या है? एक बायर आया है मेरे पास जो मेरे से सामान खरीदने के लिए रेडी है, जो मेरे से सामान खरीदने के लिए रेडी है। पर वो गुड्स को मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, या फिर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या फिर एक्वायर करना पड़ेगा। किसी से भी एक्वायर कर सकते हैं, किसी से भी मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, किसी से भी प्रोड्यूस करा सकते हैं। क्यों कराएंगे? क्योंकि एक बायर आया है हमसे सामान खरीदने के लिए। देखो फ्यूचर गुड्स आज के दिन में एग्जिस्ट नहीं करते। फ्यूचर गुड्स आज के दिन में एग्जिस्ट नहीं करते। फ्यूचर नाम से समझ में आता है ना कि आज के दिन में एग्जिस्ट नहीं करते। आज के दिन में इसका ओनर मैं नहीं हूं, आज के दिन में इसका ओनर मैं नहीं हूं। या तो ये गुड्स मेरे को मैन्युफैक्चर करवाने हैं, या तो ये गुड्स मेरे को प्रोड्यूस करवाने हैं, या तो ये गुड्स मेरे को एक्वायर करने पड़ेंगे किसी और से। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि मेरे पास एक बायर आया है जो ये गुड्स मेरे से खरीदने के लिए तैयार है, जो ये गुड्स मेरे से खरीदने के लिए तैयार है। These are known as future goods. These are known as future goods. Future goods are those goods which have to be manufactured, produced, or acquired by the seller after the contract of sale has been made. Future goods are those goods which are to be manufactured, produced, or acquired by the seller after the contract of the sale has been made. After the contract of sale has been made. एक बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, उसके बाद सेलर को या तो ये गुड्स मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, या फिर ये प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, या फिर ये किसी और से एक्वायर करने पड़ेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैन्युफैक्चर मतलब तो समझते हो ना, बनाना, प्रोड्यूस। एंड एक्वायर मतलब किसी और से लेना। क्लियर है ना? A contract for the sale of future goods is always an agreement to sell. It is never actual sale because a man cannot transfer what he is not in existence. What is not in existence. देखो मैं एक और चीज बता रहा हूं। फ्यूचर गुड्स के जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं ना, फ्यूचर गुड्स के जितने भी ये एग्रीमेंट होते हैं ना, दिस आर एग्रीमेंट टू सेल। फ्यूचर गुड्स के जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं ना, एग्रीमेंट टू सेल है। ये आज के दिन में सेल नहीं है। क्या नहीं है? आज के दिन में ये सेल नहीं है। आज के दिन में ये सेल नहीं है, ये एग्रीमेंट है हमारा। देखो सेल क्या चीज का हो सकता है? मान लीजिए आप अपने बोलते कि भैया सेल क्या है? सेल वो सारी चीजें है। सेल क्या है? वो सारी चीजें है जिसका मैं ओनर हूं। कोई चीज का जब मैं ओनर ही नहीं हूं, कोई चीज मेरे पास है ही नहीं, तो उसको मैं आपको बेच कैसे सकता हूं? जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, क्या मैं आपको उसको पहले बेच सकता हूं? नहीं। तो इसीलिए क्या होता है? ये एग्रीमेंट टू सेल होता है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। ये क्या होता है? फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। मैं आपको बोलता हूँ कि भैया ठीक है, आप ये सामान तो मेरे से खरीदने के लिए तैयार हो, मुझे 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। वंस यू गिव मी 15 डेज टाइम, आई विल प्रोड्यूस दिस गुड्स। वंस यू गिव मी 15 डेज टाइम, आई विल प्रोड्यूस दिस गुड्स। यू कैन मेक एन एग्रीमेंट विथ मी, यू कैन मेक एन एग्रीमेंट विथ मी। दैट एग्रीमेंट इज नोन एज एग्रीमेंट टू सेल। दैट एग्रीमेंट इज नोन एज एग्रीमेंट टू सेल। वो क्या माना जाता है? एग्रीमेंट टू सेल। मतलब वो फ्यूचर डेट पे एग्रीमेंट टेक प्लेस करेगा। वो फ्यूचर डेट पे एग्रीमेंट विल टेक प्लेस। ऑन अ फ्यूचर डेट द एग्रीमेंट विल टेक प्लेस। तो जब फ्यूचर डेट पे वो एग्रीमेंट हमारा बनेगा, मतलब जब फ्यूचर डेट पे वो एग्रीमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा, इनफैक्ट जब फ्यूचर डेट पे वो हमारा एग्रीमेंट जब एग्जीक्यूट होगा, तब वो क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा। तब वो क्या बन जाएगा? सेल। आज के दिन में वो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट टू सेल है। वो एग्रीमेंट टू सेल है।
और वो उस दिन पे क्या बन जाएगा, सेल हो जाएगा, वो उस दिन पे क्या बन जाएगा, सेल्स। ठीक है ना, क्लियर है ना। एग्जाम्पल, 1000 क्विंटल ऑफ पोटैटोज टू बी ग्रोन ऑन एज फील्ड is not illegal though the actual sale of future goods is not possible. This is an example of agreement to sell. क्या बोला जा रहा है, एग्रीमेंट टू सेल का एग्जांपल बताया जा रहा है। पहला एग्जांपल दिया गया, मान लीजिए आपको ऑनियंस चाहिए, आपको ऑनियंस चाहिए, तो आप क्या करते हो, एक फार्मर के पास जाते हो और बोलते भैया ये जो आपकी जमीन है ना, इसमें ऑनियंस उगा देना, इसमें आप क्या करना, ऑनियंस उगाना। जब ऑनियंस उग जाए तो आप मेरे को बता देना, जितना भी प्रोड्यूस होगा ना उतना मैं खरीद लूंगा, जितना भी प्रोड्यूस होगा उतना मैं खरीद लूंगा, आपका ऑनियन जितना भी प्रोड्यूस होगा उतना सारा मैं खरीद लूंगा। तो बोलता है भैया बताइए ये कौन सा तरह का एग्रीमेंट है, दिस इज अ फ्यूचर गुड्स एग्रीमेंट, दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल। इसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट टू सेल। इसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट टू सेल। एम आई क्लियर, एग्रीमेंट टू सेल क्या है। एम आई क्लियर, एग्रीमेंट टू सेल क्या है। सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं, एग्रीमेंट टू सेल। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए मैं सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं, एग्रीमेंट टू सेल। P agrees to sell to Q all the milk that his cow may yield during the coming year. This is a contract for the sale of future goods. आप एक मिल्कमैन के पास जाते हो और उससे बात करते हो कि भैया ये वाली जो आपकी गाय है, ये वाली जो गाय है, ये डेली जितना भी दूध देगी मैं सारा का सारा खरीद लूंगा, डेली जितना भी दूध देगी मैं सारा का सारा खरीद लूंगा, पूरे साल के लिए, पूरे साल के लिए। बोलते कि ये कौन सा टाइप का एग्रीमेंट है, दिस इज अ फ्यूचर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल, दिस इज अ फ्यूचर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल। क्यों फ्यूचर एग्रीमेंट है, वापस से समझना। क्या आज के दिन में आपको पता है कि वो काउ कितना मिल्क देगी, नहीं। कब ये एसेटेंड होगा, वंस द काउ गिव्स द मिल्क, वंस द मिल्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द काउ, तभी तो पता चलेगा ना कितना दूध डेली का बन रहा है। और पूरा साल का दूध कब पता चलेगा, जब एक साल खत्म हो जाएगा तब हमें पता चलेगा काउ ने कितना दूध दिया। पर क्या हमने एग्रीमेंट पहले कर लिया, यस हमने एग्रीमेंट तो बिफोर हैंड कर लिया। तो ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुआ। क्यों एग्रीमेंट टू सेल हुआ, क्योंकि जो मिल्क हमें चाहिए था वो एग्जिस्ट नहीं करता था एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो मिल्क एग्जिस्ट नहीं करता था एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वो मिल्क कब एग्जिस्ट करेगा, जब काउ वो मिल्क मिल्क दे देगी, जब वो काउ वो मिल्क दे देगी उसके बाद ही वो मिल्क एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो आज के दिन में वो एग्रीमेंट क्या है, फ्यूचर एग्रीमेंट। वो आज के दिन में क्या है, फ्यूचर एग्रीमेंट, नोन एज एग्रीमेंट टू सेल, नोन एज एग्रीमेंट टू सेल। तीसरा एग्जांपल, T agrees to sell to S all the oranges which will be produced in the garden this year. It is a contract of sale of future goods amounting to an agreement to sell. बोलते कि आप एक है ना ऑरेंज के बागान में गए और वहां पे बात किया कि भैया आपके बागान में जितने भी ऑरेंजेस इस साल उगेंगे ना, सारे के सारे मैं खरीद लूंगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, बताओ ये किस टाइप का एग्रीमेंट है। बोलता भैया ये एग्रीमेंट टू सेल है। क्यों एग्रीमेंट टू सेल है, बिकॉज आज के दिन में मुझे नहीं पता कितने ऑरेंजेस उगेंगे, मुझे आज के दिन में ये नहीं पता कितने ऑरेंजेस उस बागान में उगेंगे, प्रोड्यूस होंगे, मुझे नहीं पता। ये प्रोडक्शन कब पता चलेगा, वंस दिस ईयर इज एंडेड, वंस दिस ईयर इज एंडेड उसके बाद मुझे पता चलेगा कितने ऑरेंजेस उस बागान में हुए। पर एग्रीमेंट क्या मैंने पहले ही कर लिया, हाँ भैया एग्रीमेंट तो मैंने पहले ही कर लिया। एग्रीमेंट कब कर लिया, आज कर लिया। आज कितनी तारीख है, 17 अप्रैल, 16 अप्रैल है। 16 अप्रैल को मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि भैया 2020 में जितने भी ऑरेंजेस आपके फार्म में होंगे मैं सारे के सारे ऑरेंजेस खरीद लूंगा अप टू 31 दिसंबर। तो क्या गुड्स एग्जिस्टिंग है, नहीं। क्या गुड्स फ्यूचर है, हाँ फ्यूचर गुड्स तो है क्योंकि गुड्स अभी प्रोड्यूस होने वाले हैं। क्या मुझे गुड्स का क्वांटिटी एसेटेंड है, नहीं है, क्वांटिटी भी अनएसेटेंड है। अगर एसेटेंड भी होता क्वांटिटी तो भी गुड्स तो आज के दिन में एग्जिस्ट नहीं करते। जो भी गुड्स अगर एग्जिस्ट नहीं करते आज के दिन में वो क्या माने जाएंगे, फ्यूचर गुड्स। और फ्यूचर गुड्स के लिए जो भी हम लोग एग्रीमेंट करते हैं उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। फ्यूचर गुड्स के लिए जितना भी एग्रीमेंट होता है सारा क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। फ्यूचर गुड्स क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया प्लीज कमेंट कीजिए ना, मैं और एग्जांपल देके समझाऊंगा। एनी क्वेश्चंस ऑन फ्यूचर गुड्स, प्लीज हरी अप। फ्यूचर गुड्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका, अगर है तो प्लीज पूछिए ना, नहीं तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज
कंटीजेंट गुड्स। नहीं तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। कंटीजेंट गुड्स में मैं मूव कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्यूचर गुड्स, आप रेज कर सकते हो। चलो, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंटीजेंट गुड्स। नेक्स्ट इज कंटीजेंट गुड्स। आई होप टॉपिक सबको मिल गया है। कंटीजेंट गुड्स, सारे बच्चों को टॉपिक मिल चुका है। कंटीजेंट गुड्स, contingent goods, the acquisition of which by the seller depends upon a certain contingencies are called contingent goods। बोलते हैं contingent goods वो सारे goods है जिसका एक्विजिशन है ना कंटीजेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका एक्विजिशन कंटीजेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। कंटीजेंट गुड्स वो सारे गुड्स है जिसका एक्विजिशन ऑफ द सेलर, मतलब जो सेलर एक्वायर करेगा ना उस गुड्स को, वो कंटीजेंट इवेंट्स है। वो क्या है? कंटीजेंट इवेंट्स है। कंटीजेंट गुड्स को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? कंटीजेंट गुड्स को मैं समझा रहा हूँ। क्या है ये? कंटीजेंट इवेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कंटीजेंट लायबिलिटी तो आपने पढ़ी होगी क्लास 11 एंड 12 में, बैलेंस शीट के फुटनोट में लिखते हैं। जो कि अनसर्टन इवेंट हो। कंटीजेंट मतलब जो सारे इवेंट्स अनसर्टन हो। क्या लिखोगे? अनसर्टन इवेंट्स। कंटीजेंट इवेंट्स आर अनसर्टन इवेंट्स। कहने का मतलब ये वो इवेंट्स है जो होंगे या नहीं होंगे, वो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करते हैं। ये वो सारे इवेंट्स है जिसका होना या नहीं होना वो दूसरे इवेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या बोलते हैं? कंटीजेंट इवेंट्स आर दोज इवेंट्स जिसका होना या नहीं होना दूसरे इवेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जिसका होना या नहीं होना दूसरे इवेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल दूंगा। Contingent events are those events whose certainty depends upon other contingencies. Whose certainty depends upon other contingencies. मान लीजिए आप मुझे आते हो मेरे पास और बोलते हो भैया मुझे लैपटॉप चाहिए। मुझे डेल का लैपटॉप चाहिए 50 पीसेस। आप आते हो मेरे पास और मुझे बोलते हो भैया डेल का लैपटॉप चाहिए 50 पीसेस। क्वेश्चन आपको समझ में है? आप आते हो मुझे मुझे बोलते हो भैया डेल का लैपटॉप चाहिए 50 पीसेस। मैं बोलता हूं कि देख भाई ये 50 पीसेस तो है मेरे पास, पर ये अभी कस्टम वाले ने पकड़ के रखा है। जो कस्टम वाले थे उन्होंने मेरा लैपटॉप का कंसाइनमेंट पकड़ लिया है। उन्होंने क्या किया? मेरा लैपटॉप का कंसाइनमेंट पकड़ लिया। 50 पीसेस का मेरा ऑर्डर था तो मैंने 50 पीसेस बाजार से मंगाए थे, पर वो क्या है 50 पीसेस कस्टम वाले ने पकड़ा हुआ है। मैं इसके लिए तेरे साथ एग्रीमेंट तो कर लूंगा, इसके लिए मैं तेरे साथ अभी एक एग्रीमेंट तो कर लूंगा, पर ये कंटीजेंट है। वंस कस्टम वाले से मुझे हैंडओवर मिल जाए लैपटॉप, तो ये लैपटॉप मैं तेरे को बेच दूंगा। आई विल सेल। आप समझ गए क्या हुआ? समझिएगा वापस से। आप मेरे पास आते हो, मुझसे लैपटॉप मांगते हो कि भैया 50 पीसेस लैपटॉप चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ कि देख लैपटॉप मैं दे सकता हूँ, पर मेरे जो लैपटॉप है ना अभी वो कस्टम वाले ने पकड़ के रखा है। क्या हुआ? कस्टम वाले ने पकड़ के रखा है। अगर कस्टम वाले के अगेंस्ट में मेरा केस चल रहा है, क्या चल रहा है? केस चल रहा है। अगर मैं वो केस जीत जाऊंगा तो लैपटॉप का ओनर मैं बन जाऊंगा। अगर मैं केस जीत जाऊंगा तो लैपटॉप मेरे पास आ जाएंगे, मैं ओनर बन जाऊंगा। अगर मैं उस गुड्स का ओनर बन जाऊंगा तो वो गुड्स मैं तेरे को बेच दूंगा। पर उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा मेरे साथ। क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताओ,
ये जो हमारा एग्रीमेंट हो रहा है वो कौन सा एग्रीमेंट है? क्या ये फ्यूचर एग्रीमेंट है क्या गुड्स का? प्लीज आंसर मी, क्या ये फ्यूचर एग्रीमेंट हो सकता है क्या गुड्स का? प्लीज हरी, आप सोच के जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये फ्यूचर एग्रीमेंट हो सकता है क्या गुड्स का? आप मेरे पास आए, आपको मुझसे लैपटॉप खरीदना है, मैंने बोला कि हाँ भैया लैपटॉप तो है मेरे पास, पर अभी वो कस्टम वाले ने पकड़ के रखा है और कस्टम वाले के अगेंस्ट में मेरा केस चल रहा है। अगर मैं केस जीत जाता हूं तो उस लैपटॉप का ओनर मैं आपको बना दूंगा, अगर केस जीत जाता हूं तो उस लैपटॉप का ओनर बना दूंगा आपको। आप एक एग्रीमेंट मेरे साथ कर लीजिए, क्या कर लीजिए? एक एग्रीमेंट कर लीजिए। तो ये क्या फीचर गुड है क्या? प्लीज आंसर मी, तो क्या ये फीचर गुड्स हुए? क्या आपकी तरफ नेट स्लो जा रहा है? बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई। Somebody has told me that yes, these are feature goods. Manish has written no sir, ये feature good नहीं होगा. Shubham Rajoria is saying yes, these are feature goods. देखिए, मनीष अग्रवाल सेइंग ये कंटीजेंट गुड्स है, रचिका इज सेइंग ये फ्यूचर एग्रीमेंट है पर अनसर्टन है। देखिए, फ्यूचर गुड्स के लिए आपको तीन चीजें देखनी थी अगर आपको याद है। गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स आर टू बी एक्वायर्ड। जो गुड्स एग्जिस्टिंग में नहीं है वही फ्यूचर गुड्स होते हैं, जो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है वही फ्यूचर गुड्स हो सकते हैं, उसी के लिए एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है। पर क्या इस गुड्स, ये जो गुड्स है लैपटॉप, क्या ये ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है? यस, दिस गुड्स आर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड। वह गुड्स कहीं ना तो कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। ध्यान दो, गुड्स कहीं ना तो कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, इसका ओनरशिप मेरे पास नहीं आया, ओनरशिप डिस्प्यूटेड है। ओनरशिप क्या है? डिस्प्यूटेड ओनरशिप है। ये क्या है? ये क्या है? डिस्प्यूटेड ओनरशिप है। अब क्या होता है, अब जो आपके साथ मेरा एग्रीमेंट हो रहा है ना डिस्प्यूटेड ओनरशिप को लेके, तो मैं आपको तो पहले ही बता दिया हूं ना कि देख भाई, अगर कस्टम के अगेंस्ट में मैं केस जीत जाऊंगा तब तो गुड्स का ओनरशिप तेरे को ट्रांसफर कर दूंगा। मैं क्या बोला? आप एक कंटीजेंट एग्रीमेंट कीजिए मुझसे, क्या कीजिए? कंटीजेंट गुड्स का एग्रीमेंट कीजिए, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कि मेरा जो गुड्स है वो कस्टम वाले ने रोक लिया है, मेरा जो गुड्स है वो कस्टम वाले ने रोक लिया है। अगर मैं केस जीत जाऊंगा तो गुड्स का ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दूंगा। केस नहीं जीतूंगा तो गुड्स आपको नहीं मिलेंगे, केस नहीं जीतूंगा तो गुड्स आपको नहीं मिल सकते, बिकॉज गुड्स क्या है? कंटीजेंट गुड्स है। बिकॉज गुड्स क्या है? कंटीजेंट गुड्स है। क्या गुड्स एग्जिस्टिंग है? यस, गुड्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, गुड्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुड्स। दिस आर नॉट फीचर गुड्स, दिस आर नॉट फीचर गुड्स। फीचर गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो मैन्युफैक्चर्ड करने होते हैं, या फिर जो प्रोड्यूस करने होते हैं, या जो फिर एक्वायर करने होते हैं। ये गुड्स ऑलरेडी मैंने एक्वायर कर लिए थे, ये गुड्स ऑलरेडी मैंने एक्वायर कर लिए, बट इसका राइट डिस्प्यूटेड है। बट इसका राइट अभी क्या है? डिस्प्यूटेड है। मतलब इसका राइट मेरे पास आ भी सकता है और मेरे से जा भी सकता है, राइट? अब मैं देखिए बुक पढ़ रहा हूं, अब देखिए मैं बुक पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। Future goods also operate as an agreement to sell and not a sell, so far as the question of passing of property to the buyer is concerned. In other words, like the future goods, in case of contingent good also, the property does not pass to the buyer at the time of making of contract. बोला जा रहा है कि जो कंटीजेंट गुड्स होते हैं, जो कंटीजेंट गुड्स होते हैं, जो कंटीजेंट गुड्स होते हैं, उसमें भी प्रॉपर्टी तो आज के दिन में बायर के पास ट्रांसफर नहीं हुई, खाली हमारा एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ है। इस केस में भी हमारा क्या हुआ? एग्रीमेंट टू सेल हुआ है। कंटीजेंट गुड्स में भी हमने क्या किया है? एग्रीमेंट टू सेल एंटर किया है। क्यों एग्रीमेंट टू सेल एंटर किया है? क्योंकि वो प्रॉपर्टी का ओनर आज के दिन में मैं नहीं हूं, वो प्रॉपर्टी का ओनर आज के दिन में मैं नहीं। प्रॉपर्टी क्या है? डिस्प्यूटेड है। प्रॉपर्टी हमारी क्या है? डिस्प्यूटेड है। उसका ओनर मैं कब बनूंगा? जब वो केस मैं कस्टम वाले के अगेंस्ट में जीत जाऊंगा। जब मैं केस कस्टम वाले के अगेंस्ट में जीत जाऊंगा तब मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर बन जाऊंगा, और जब मैं उसका ओनर बन जाऊंगा तब मेरे पास राइट होगा आपको उसका रियल ओनरशिप ट्रांसफर करने का, रियल ओनरशिप ट्रांसफर करने का। लाइक फ्यूचर गुड्स, दिस गुड्स एग्रीमेंट आर आल्सो एग्रीमेंट टू सेल, दिस गुड्स एग्रीमेंट आर आल्सो एग्रीमेंट टू सेल। बट इसमें और फ्यूचर गुड्स में क्या डिफरेंस है? फ्यूचर गुड्स हमें प्रोड्यूस करने, मैन्युफैक्चर करने या एक्वायर करने, पर ये जो गुड्स है उसमें हमारा राइट डिस्प्यूटेड है। ये जो गुड्स होते हैं उसमें हमारा राइट डिस्प्यूटेड राइट होता है। अब मतलब जब तक डिस्प्यूट में है कोई चीज, क्या उसकी ओनरशिप मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूं? ऑब्वियसली नॉट, आई कैन नॉट
आई कैनॉट ट्रांसफर यू द ओनरशिप ऑफ समथिंग विच इज ऑलरेडी डिस्प्यूटेड, है ना। तो इसीलिए इसको कंटीजेंट बोला जाता है, इसीलिए इसको कंटीजेंट बोला जाता है। आई होप माई एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर। जिन बच्चों को अभी भी डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए। जिन बच्चों को अभी भी डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए। फिर मैं तीनों का डिफरेंस लिखाऊंगा, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटीजेंट का। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट का मैं डिफरेंस आपको बता दूंगा तीनों का। एनी डाउट? डिस्प्यूटेड मींस जिसका राइट अभी मतलब कोर्ट या कोई सर्टन लॉ जज करेगा, जिसका ओनरशिप कोई लॉ या कोर्ट डिटरमाइन करेगा। डिस्प्यूटेड मतलब कस्टम वाला क्लेम कर रहा होगा कि भैया इस पे आपने एक्साइज ड्यूटी नहीं दी है, या ये चोरी का माल है, और मैं बोल रहा हूँ नहीं भैया ये तो पूरा प्रॉपर्टशिप ओनरशिप के साथ आया गया है, इसमें टैक्स वैक्स दे दिया गया है, बट स्टिल डिस्प्यूटेड है, स्टिल डिस्प्यूटेड है, क्योंकि कस्टम ने मुझे अभी तक क्लियरेंस नहीं दिया, कस्टम डिपार्टमेंट ने मुझे अभी तक क्लियरेंस नहीं दिया। क्लियरेंस नहीं दिया तो मैं गुड्स लेके नहीं आ पा रहा हूँ ना, जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगा मैं कस्टम वाले से ये गुड्स लेके नहीं आ पा रहा हूँ। डिस्प्यूटेड मतलब क्लियर है ना। शिवम को टॉपिक क्लियर है? एनी अदर पर्सन हु इज हैविंग एनी डाउट? चलिए तीनों का डिफरेंस करते हैं, तीनों का डिफरेंस करते हैं। अब मैं तीनों का डिफरेंस बता रहा हूँ, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। देखिए एग्जिस्टिंग गुड्स से रिलेटेड जितने भी केस होंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स से रिलेटेड जितने भी केस होंगे ना, सारे सेल होंगे, सारे के सारे सेल होंगे, बिकॉज गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस एंड आर इन ओनरशिप। गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस या फिर ओनरशिप में, या फिर गुड्स का पोजीशन सेलर के पास है, या फिर गुड्स का पोजीशन सेलर के पास है। क्लियर है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में जितना भी एग्रीमेंट बनेगा ना दुनिया में, जितना भी एग्रीमेंट, खाली इंडिया में नहीं, दुनिया में जितना भी एग्रीमेंट बनता है ना एग्जिस्टिंग गुड्स से रिलेटेड, सारा एग्रीमेंट क्या बोलता है, सेल। सारा एग्रीमेंट क्या होता है, सेल का ट्रांजेक्शन होता है, सारा का सारा एग्रीमेंट सेल का ट्रांजेक्शन होता है। जो फ्यूचर गुड्स होता है और जो अनएसर्टेन गुड्स होता है, जो कंटीजेंट गुड्स होता है, सॉरी, जो फ्यूचर गुड्स होता है और जो कंटीजेंट गुड्स होता है, इसका जितना भी कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में बनता है ना, सारा एग्रीमेंट टू सेल बनता है। सारा क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। क्यों एग्रीमेंट टू सेल होता है, बिकॉज इस गुड्स का, ये जो फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स है ना, इसका पोजीशन नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है, गुड्स का पोजीशन नहीं है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इस गुड्स का पोजीशन मेरे पास नहीं है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फ्यूचर गुड्स का तो ओनरशिप भी नहीं है मेरे पास, पोजीशन भी नहीं है। कंटीजेंट गुड्स का हो सकता है ओनरशिप है पर पोजीशन नहीं है, ओनरशिप है पर पोजीशन नहीं है, क्योंकि पोजीशन इज डिस्प्यूटेड। पोजीशन जो हमारा वो सर्टेन कंटीजेंट इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, सारा कंटीजेंट इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। वंस दोस कंटीजेंट इवेंट्स आर क्लियर, फिर उसका रियल पोजीशन मेरे पास आ जाएगा, फिर उसका रियल पोजीशन मेरे पास आ जाएगा। क्लियर है ना। एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में सारा कॉन्ट्रैक्ट सेल का होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेल का होता है। फ्यूचर गुड्स में जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा एग्रीमेंट टू सेल होगा। कंटीजेंट गुड्स में जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा सारा क्या होगा, एग्रीमेंट टू सेल होगा। कंटीजेंट गुड्स में प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड होता है, इसीलिए वो कंटीजेंट गुड्स है। फ्यूचर गुड्स में गुड्स आज के दिन में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे, फ्यूचर गुड्स में गुड्स आज के दिन में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे, या तो वो प्रोड्यूस करने हैं, या तो वो मैन्युफैक्चर करने हैं अपने लोग को, या फिर वो गुड्स अपने को एक्वायर करने हैं इन ड्यू कोर्स फ्रॉम समवन एल्स, इसीलिए वो फ्यूचर गुड्स है, इसीलिए वो फ्यूचर गुड्स है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूं, दैट इज डिलीवरी। मैं आपको अब नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूं, डिलीवरी। शुड आई गिव यू अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स या शुड आई कंटिन्यू? मैं आपको 2 मिनट की ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है, 2 मिनट की ब्रेक दे रहा हूं। आप लाइव वीडियो को खत्म मत कीजिएगा, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। आई एम नॉट एंडिंग द वीडियो, आई एम नॉट एंडिंग द वीडियो, आई एम गिविंग यू अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स एंड देन आई विल कंटिन्यू द क्लास, आई विल कंटिन्यू द क्लास इन 2 मिनट्स, फाइन। आई एम गिविंग you all a break of 2 minutes so that you can draw the
थिंग और जो भी मैंने कराया उसको आप एक बार गो थ्रू कर सको, ठीक है। फिर मैं आपको डिलीवरी के साथ चालू करूंगा टॉपिक। 2 minutes break for everyone. So my dear students, I am back. आई होप आपको 2 मिनट का ब्रेक मिल गया और आपने गो थ्रू कर लिया जो अभी तक मैंने पढ़ाया था पोर्शन, जो आपने गो थ्रू कर लिया। आई होप एवरीवन इज बैक। यस, एवरीवन इज बैक ना। आई एम स्टार्टिंग द क्लास। ओके, आप सब बुक खोल लीजिए और मैं आपको नेक्स्ट डेफिनेशन कराने जा रहा हूँ, दैट इज डिलीवरी, राइट। यूनिट 1 में है, अभी भी हम लोग बेसिक कर रहे हैं एंड अभी हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं डिलीवरी। क्या करने जा रहे हैं? डिलीवरी। देखिए आपका बुक का लास्ट टॉपिक है, इफ यू कैन सी द टॉपिक, इट इज डिलीवरी। वो मैं अभी आपको कवर कराने जा रहा हूँ। Delivery means voluntary transfer of position from one person to another. Delivery means voluntary transfer of position from one person to another. Voluntary मतलब अपने मर्जी से ट्रांसफर करना, voluntary मतलब अपने मर्जी से ट्रांसफर करना, ठीक है ना। voluntary मतलब अपना willingness के साथ कुछ चीज को ट्रांसफर करना। From one person to another. Delivery means voluntary transfer of position from one person to another. Position मतलब सामान का ओनरशिप ट्रांसफर करना, सामान का ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर करना वॉलंटरी। As a general rule, delivery of goods may be made by doing anything
which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or any person authorized to hold them on his behalf. देखो बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है. बोलता है जनरल रूल क्या बोलते हैं डिलीवरी का. जनरल रूल क्या बोलते हैं वॉलेंट्रीली आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हो कोई भी सामान. आप समझिएगा वॉलेंट्रीली आप कोई भी सामान कैसे ट्रांसफर कर सकते हो. जैसे मान लीजिए आप उसे अभी तो लॉकडाउन है ना तो आप बहुत सारा सामान अपने घर पे मंगाते होंगे. क्या करते हो बहुत सारा सामान घर पे मंगाते हो. मान लीजिए मैं होलसेलर हूँ कोल्ड ड्रिंक का. मैं क्या हूँ होलसेलर हूँ कोल्ड ड्रिंक्स का. और आपने मुझे बोला भैया मुझे 1 कैरेट कोल्ड ड्रिंक चाहिए. 1 कैरेट कोल्ड ड्रिंक चाहिए. क्या चाहिए 1 कैरेट ऑफ कोल्ड ड्रिंक. मैं बोलता हूँ ओके. मैं अपने स्टाफ के हाथ से 1 कैरेट ऑफ कोल्ड ड्रिंक आपके घर पे पहुंचा देता हूँ. क्या करता हूँ 1 कैरेट ऑफ कोल्ड ड्रिंक आपके घर पे पहुंचा देता हूँ. और मैंने आपसे कोई पेमेंट भी नहीं मांगी. मैंने आपसे कोई पेमेंट भी नहीं मांगी और मैंने आपको 1 कैरेट ऑफ कोल्ड ड्रिंक आपके घर पे पहुंचा दिया. तो ये क्या माना जाएगा वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ गुड्स. क्या माना जाएगा वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ गुड्स. पोजीशन ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड वॉलेंट्रीली. आपने जब गुड्स मांगे क्या मैंने आपसे पेमेंट मांगी. नहीं. मैंने गुड्स की डिलीवरी आपको घर पे दे दी. मैंने गुड्स की डिलीवरी आपको घर पे दे दी. दिस इज नोन एज वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स. मैं चाहता तो ये भी बोल सकता था ना कि आप मुझे पेमेंट पहले पहुंचाओ फिर मैं गुड्स दूंगा. पर मैंने पेमेंट मांगी नहीं आपसे. आपने मुझे गुड्स को ऑर्डर किया. मैंने बोला ठीक है वॉलेंट्रीली मैं आपको गुड्स आपके घर पे पहुंचा के देता हूँ. सिंस लॉकडाउन आप मेरे पास नहीं आ पाओगे तो मैं क्या करता हूँ गुड्स आपके घर पे पहुंचा देता हूँ. आप गुड्स का पोजीशन अपने पास रख लो. जब मैंने गुड्स का पोजीशन आपको दे दिया है जब मैंने गुड्स का पोजीशन आपको दे दिया और पैसे मैंने आपसे नहीं मांगे हैं अब आप गुड्स का राइटफुल ओनर बन चुका है. अब आप गुड्स का राइटफुल ओनर बन चुका है. अगर अब मैं आपसे कुछ पाता हूं तो वो क्या पाता हूं पैसे. अगर मैं अब आपसे कुछ पाता हूं तो मैं क्या पाता हूं खाली पैसे. मतलब इन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आई कैन नॉट रिकवर दोज गुड्स फ्रॉम यू. अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आई कैन नॉट रिकवर दोज गुड्स फ्रॉम यू. व्हाट आई कैन आस्क फॉर इज मनी. व्हाट आई कैन आस्क फॉर इज मनी. मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे बार बार पैसे मांग सकता हूँ. और अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं आपके अगेंस्ट में केस कर दूंगा. मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं आपके अगेंस्ट में केस कर दूंगा. पर मैं वो गुड्स का पोजीशन वापस से नहीं ले सकता हूँ आपसे. मैं गुड्स का पोजीशन वापस आपसे नहीं ले सकता. वंस गुड्स हैव बीन वॉलंटरीली ट्रांसफर्ड टू समवन एल्स. वंस गुड्स हैज बीन वॉलंटरीली ट्रांसफर्ड टू समवन एल्स तो जो सामने वाला पर्सन है उससे आप गुड्स वापस से नहीं रिकवर कर सकते हो. गुड्स रिकवर नहीं कर सकते हो. आप ज्यादा से ज्यादा सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट में क्या कर सकते हो केस फाइल कर सकते हो फॉर मनी. केस फाइल कर सकते हो फॉर मनी. दिस इज नोन एज वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स. दिस इज नोन एज वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स. राइट. देखिए डिलीवरी ऑफ गुड्स है ना फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बार बार एग्जाम में आया हुआ है. डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म बार बार एग्जाम में आया. फीचर गुड्स भी आता है कंटीजेंट गुड्स भी आता है स्पेसिफिक गुड्स भी आता है मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स. अभी तक मैंने जितने टॉपिक्स पढ़ाए हैं ना इसका डायरेक्ट डेफिनेशन आता है 2-2 ढाई मार्क्स का. और रिपीटेडली पूछा गया एग्जाम में पूछा गया है. डिलीवरी इट्स फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स. डिलीवरी 3 तरह की होती है. एक्चुअल डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी. डिलीवरी 3 तरह की होती है. डिलीवरी आर ऑफ 3 टाइप्स. डिलीवरी के फॉर्म्स 3 तरह के होते हैं. डिलीवरी जो है उसके फॉर्म्स कितने तरह के होते हैं 3 तरह के फॉर्म्स होते हैं. मैं लिखवा देता हूं. लिखिए ना. एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक. डिलीवरी 3 तरह की होती है. एक है एक्चुअल डिलीवरी दूसरी है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी तीसरी है सिंबॉलिक डिलीवरी. एक्चुअल डिलीवरी क्या है ना व्हेन गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड. व्हेन गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड. तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था डिलीवरी के अंदर वो एक्चुअल डिलीवरी का एग्जांपल दिया था. मैंने क्या किया था आपको एक्चुअल डिलीवरी का एग्जांपल दिया गया था.
आपने मुझसे कोल्ड ड्रिंक का एक कैरेट मांगा, मैंने वो एक कैरेट आपके घर पे पहुंचा दिया, तो गुड्स हैव बीन फिजिकली डिलीवर्ड इन योर होम, गुड्स हैव बीन फिजिकली डिलीवर्ड इन योर होम। तो क्या हो चुका है, ये एक्चुअल डिलीवरी हो चुकी है। इस केस में क्या हो चुकी है, एक्चुअल डिलीवरी हो चुकी है। और इस केस में मैंने आपको फर्दर क्या समझाया, वंस द गुड्स हैव बीन एक्चुअली डिलीवर्ड, वंस द गुड्स हैव बीन वॉलंटरली पास्ड to the buyer, voluntarily passed to the buyer, so seller can sue the buyer only for the price of the goods, seller can sue the buyer only for the price of the goods। मैं आपको क्या चीज के लिए सू कर सकता हूँ, खाली प्राइस के लिए। क्लियर है, मैं अपने गुड्स वापस आपसे नहीं मांग सकता हूं। अगर ड्यू टू नॉन पेमेंट मैं अपने गुड्स वापस आपसे नहीं मांग सकता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या मांग सकता हूं, गुड्स के पैसे। मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकता हूं, गुड्स के लिए पैसे। दूसरा केस सिंबॉलिक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। दूसरा केस क्या है हमारा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसमें क्या लिखा, when it's effected without any change in the custody or actual position of the thing, as in case of delivery by atonement acknowledgement, whereas man holding the goods of A agrees to hold them on the behalf of A at A's request। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है, बहुत आराम से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। इसमें जो गुड्स है ना, मान लीजिए मैं गुड्स हूं, गुड्स का ओनर हूं मैं, मान लीजिए गुड्स का ओनर हूं, और मेरा क्या काम है, चाय पत्ती का काम है। क्या है, चाय पत्ती का काम है। अब क्या होता है, मेरे पास चाय पत्ती के लिए उतनी बड़ी गोडाउन नहीं है, मेरे पास चाय पत्ती स्टोर करने के लिए उतनी बड़ी गोडाउन नहीं है। थर्सडे एंड फ्राइडे चाय पत्ती का ऑक्शन होता है, ऑनलाइन ऑक्शन होती है। ऑनलाइन ऑक्शन में मैंने क्या किया, फ्राइडे को चाय पत्ती खरीदी। मैंने क्या किया, फ्राइडे को बहुत सारी चाय पत्ती खरीद ली, 4-5 ट्रक मैंने चाय पत्ती खरीद ली। टी टी मैंने 5 ट्रक्स टी खरीदी। अब जो मैंने 5 ट्रक्स टी खरीदी है, उसका क्या रखने का स्पेस है मेरे पास, नहीं है। अब कहीं ना तो कहीं वो टी तो मेरे को रखनी पड़ेगी ना, नहीं तो वो तो टी खराब हो जाएगी, खुले में रख दूंगा तो कोई चोरी कर लेगा, बारिश आ जाएगी, खराब हो जाएगी, घर पे जगह नहीं है रखने के लिए। तो अब मैं करूं क्या, तो अब मुझे कुछ ना तो कुछ उपाय निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, टी के जो वेयर हाउस है ना, टी के वेयर हाउस उनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ। टी के जो वेयर हाउस है उनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, और उनको क्या बोलता हूँ कि भैया देखिए, मैं अपनी चाय पत्ती आपके यहाँ पे रखना चाहता हूँ, मैं आपकी अपनी जो चाय पत्ती है आपके यहाँ पे रखना चाहता हूँ। आप मुझे एक स्लिप बना के दे दीजिए कि 5 ट्रक चाय पत्ती आपके यहाँ पे रखी हुई है, या इतनी कुंटल चाय पत्ती आपके यहाँ पे रखी हुई है मेरी। दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसका मतलब क्या है, सामने वाला गुड्स का पोजीशन मेरे बिहाफ में अपने पास रखते हैं। मतलब मिस्टर ए इज कीपिंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स ऑन बीज बिहाफ, मिस्टर ए इज कीपिंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स ऑन मिस्टर बीज बिहाफ। मेरे बिहाफ पे वो वेयर हाउस वाला गुड्स रख रहा है ना, किसके गुड्स रख रहा है, मेरे गुड्स रख रहा है। मेरे बिहाफ पे जो वेयर हाउस का ओनर है वो गुड्स रख रहा है। वेयर हाउस का गुड्स कौन रख रहा है, वेयर हाउस में जो गुड्स है वो कौन रख रहा है, वेयर हाउस का ओनर रख रहा है। किसके गुड्स है, मेरे गुड्स है ना, तो मेरे बिहाफ पे वो गुड्स रखते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में आपको क्या याद रखना है, मेरे बिहाफ पे जब सामने वाला गुड्स रखता है अपने गोडाउन में, तो वो क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का केस। कौन सा हो गया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आई होप कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्लियर है। प्लीज क्लियर है तो कमेंट कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी सबको समझ में आया। जितनी देर कमेंट आ रही है मैं वापस से समझा देता हूँ। मैंने चाय पत्ती खरीदी, मेरे वेयर हाउस में जगह नहीं है चाय पत्ती स्टोर करने का, तो मैंने क्या की, वो चाय पत्ती सामने वाले पार्टी से बात की, मिस्टर बी से बात की कि भैया मेरा जो चाय पत्ती है तुम अपने गोडाउन में रख लो। मिस्टर बी एग्री कर गया, बोला कि ठीक है भैया, आपके ब्याह पे मैं चाय पत्ती अपने गोडाउन में रख लेता हूँ, मैं आपके ब्याह पे चाय पत्ती अपने गोडाउन में रख लेता हूँ। दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और मिस्टर बी मेरे को क्या करेगा, मिस्टर बी क्या करके देगा, बहुत सिंपल सा बात है, एक स्लिप काट के दे देगा, एक स्लिप काट के दे देगा। हाँ मतलब 5 ट्रक का एक स्लिप काट के दे देगा कि भैया आपका इतना चाय पत्ती मेरे गोडाउन में स्टोर है, और जब भी आपको लेना होगा तो आप स्लिप दिखाइएगा और अपना गुड्स वापस ले जाइएगा, स्लिप दिखाइएगा और अपना गुड्स वापस ले जाइएगा। नेक्स्ट इज सिंबॉलिक डिलीवरी, नेक्स्ट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, थर्ड केस इज सिंबॉलिक डिलीवरी, वेयर देयर इज अ डिलीवरी of a thing in token of a transfer of something else. Delivery of the goods in the course of transit may be made by handing over documents of title of goods like bill of lading, railway receipt, delivery orders, or the key of warehouse containing the goods in a
हैंडेड ओवर टू अ बायर। देखो बुक में बहुत टफ लैंग्वेज दिया हुआ है, मैं आपको साधारण लैंग्वेज में समझाऊंगा सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको पता है ना, हमारा मेजोरिटी ऑफ सामान जो सिलीगुड़ी में आता है वो बाहर से आता है। तो बाहर से जब वो सामान आ रहा है, डिलीवरी हो रही है सिलीगुड़ी में, तो उसका मीडियम क्या है? या तो वो ट्रांसपोर्ट से आता होगा, या रेलवे से आता होगा। सामान कहाँ से आता होगा? या तो ट्रांसपोर्ट से आता होगा, या तो रेलवे से आता होगा, या फिर फ्लाइट्स में आता होगा, कार्गो 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 में आता होगा, है ना। सामान जो हमारा आ रहा है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन से आ जाता होगा, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन से आता होगा, या फ्लाइट से आता होगा, राइट। तीन मीडियम है सामान आने का। या तो वो रोड ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है, या तो वो रेलवे के थ्रू सिलीगुड़ी में आ रहा है, या तो वो फ्लाइट्स के थ्रू सिलीगुड़ी में आ रहा है। अब जब ये तीनों ट्रांसपोर्ट से सामान आ रहा है ना, तीन अलग अलग ट्रांसपोर्ट से सामान आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी क्या करते हैं? बिल इशू करते हैं, बिल ऑफ लैडिंग, रेलवे रिसिप्ट्स। क्या इशू करते हैं? बिल ऑफ लैडिंग रिसिप्ट इशू किया होगा, रेलवे रिसिप्ट इशू किया होगा, ठीक है। कोरियर वाला रिसिप्ट इशू करता है, ठीक है। कार्गो से आता है तो वो भी आपको एक कस्टम का वो देता है, ठीक है, क्लियरेंस का सर्टिफिकेट देता है वगैरह वगैरह। तो सब चीज में क्या होता है? हमें बिल मिलता है। क्या मिलता है? बिल मिलता है। बिल ऑफ लैडिंग बोल लो, ई वे बिल बोल लो, ठीक है। हमें क्या है? बिल मिलती है बहुत सारी। जो हमें बिल मिलता है ना, वो होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। जो हमें बिल का वो कागज मिलता है ना, जो कागज, हाँ, जो कागज हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक डिलीवरी का सर्टिफिकेट। सिंबॉलिक डिलीवरी का सर्टिफिकेट कहने का मतलब, इन ड्यू कोर्स जिसके पास भी वो पीस ऑफ पेपर होगा, इन ड्यू कोर्स जिसके पास भी वो पीस ऑफ पेपर होगा ना, वो चाहे तो रेलवे डिपार्टमेंट में आएगा, अगर सामान आया है तो रेलवे डिपार्टमेंट से वो पीस ऑफ पेपर दिखा के गुड्स ले सकता है। ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाके वो पीस ऑफ पेपर दिखा के गुड्स ले सकता है। कस्टम में आया है तो वो पीस ऑफ पेपर दिखा के गुड्स को क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है ना? सिंबॉलिक डिलीवरी क्या है? जनरली एक टोकन है। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या है? जनरली एक टोकन है। वो टोकन आप दिखाओ जाके और आपको आपके गुड्स मिल जाएंगे, आपको आपके गुड्स मिल जाएंगे। क्योंकि गुड्स क्या है? कुछ रास्ते से आ रहे हैं, कुछ गुड्स रेलवे से आ रहे हैं, कुछ गुड्स हो सकता है फ्लाइट से आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बायर होता है ना, बायर को एक टोकन इशू किया जाता है। बायर को क्या किया जाता है? एक टोकन इशू किया जाता है। अब जब बायर को वो टोकन इशू हो रही है ना, तो उस टोकन में लिखा हुआ रहता है कि जो भी ये टोकन प्रेजेंट करेगा, जो भी ये टोकन प्रेजेंट करेगा, उसको गुड्स की डिलीवरी दे दी जाएगी। जो भी ये टोकन प्रेजेंट करेगा, उसको गुड्स की डिलीवरी दे दी जाएगी। दिस इज नोन एज सिंबॉलिक डिलीवरी। दिस इज नोन एज सिंबॉलिक डिलीवरी। एम आई क्लियर विद द टॉपिक सिंबॉलिक डिलीवरी? बहुत इजी था। नेक्स्ट, goods are said to be in a delivery state when they are in such condition that the buyer would under the contract be bound to take the delivery of them। बोलता है कि गुड्स कब डिलीवरी स्टेट में होंगे, मतलब कहने का मतलब, जो आप मुझे रेलवे के थ्रू गुड्स भेज रहे हो, जो आप मुझे रेलवे के थ्रू गुड्स भेज रहे हो, जो आप मुझे कार्गो के थ्रू गुड्स भेज रहे हो, जो आप मुझे ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स भेज रहे हो, वो डिलीवरी स्टेट में कब माने जाएंगे? वो डिलीवरी स्टेट में कब माने जाएंगे? देखिए डिलीवरी स्टेट में कब माना जाएगा, मान लीजिए आपने एक कार ऑर्डर की थी, मर्सिडीज कार ऑर्डर की थी, और क्या हुआ, वो कार बाहर से आई, ट्रांसपोर्ट में वो कार आ रही है, क्या हुआ, ट्रक में वो गाड़ी आ रही है। अब ट्रक में अगर गाड़ी आ रही है आपकी मर्सिडीज, ठीक है, और आपको क्या किया, कंपनी ने क्या किया, एक बिल इश्यू कर दिया कि भैया ट्रक वाले को आप ये रिसिप्ट दिखाना और आपको आपकी गाड़ी मिल जाएगी। तो अब आपको किस बात की चिंता होगी? आप मुझे सोच के बताइएगा, आपको किस बात की चिंता होगी? आपकी ट्रक आपने ऑर्डर की थी दिल्ली से, दिल्ली वाले ने क्या किया, मर्सिडीज जो थी वो आपकी ट्रक में डाल दिए, और ट्रक से आपकी मर्सिडीज सिलीगुड़ी में आ रही है। तो जब वो सिलीगुड़ी में आई है, तो आपको सबसे पहली बात किस बात की टेंशन होगी? सबसे पहला किस बात का खतरा लग रहा है आपको? यस स्टूडेंट्स, किस बात का आपको खतरा लग रहा है? जल्दी जल्दी फास्ट, किस बात का आपको खतरा लग रहा है? मान लीजिए मैंने एक मर्सिडीज ऑर्डर की है, और वो मर्सिडीज कंपनी ट्रांसपोर्ट के थ्रू मुझे भिजवा रही है सिलीगुड़ी में, तो सबसे पहला बात मेरे को किस बात का खतरा है? अरे भैया ट्रांसपोर्ट में अगर सामान आएगा, तो हो सकता है ना सामान मेरा मर्सिडीज में डेंटिंग का इशू हो जाए, मर्सिडीज टूट जाए थोड़ी बहुत, क्योंकि वो सीन्स आ तो क्या चीज में रही है, ट्रक में आ रही है ना। और हमारे इंडियन रोड्स का तो आपको हालत पता ही है क्या है। तो हो सकता है ना उसमें बहुत सारा डेंट लग गया है,
या डैमेज हुआ या नहीं हुआ, सबसे बड़ा उसी का खतरा है ना, डेंटिंग हुआ है या गिरा वगैरह। अब बोला जा रहा है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स कब माना जाएगा। देखो यहीं पे क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ गुड्स कब माना जाएगा। बोला गया है goods are said to be in a delivery state when they are in such condition that the buyer would under the contract be bound to take the delivery of them। बोलता है डिलीवरी स्टेट में कब माना जाएगा, जब बायर बाउंड है उसको डिलीवरी स्टेट में लेने के लिए। अब मान लो आपने जो मर्सिडीज ऑर्डर की, वो मर्सिडीज रास्ते में पूरा उसका पेंट उतर गया, तो क्या आप बाउंड हो डिलीवरी लेने के लिए? नो, वी आर नॉट बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ द मर्सिडीज, बिकॉज मेरा जो ये लग्जरी गुड्स है, मेरा जो ये लग्जरी गुड्स है, इसका सारा शो खत्म हो चुका है, इसका सारा शो खत्म हो चुका ड्यू टू द डैमेज, ड्यू टू द डैमेज कॉस्ट इन द रोड, ड्यू टू द डैमेज कॉस्ट इन द रोड, राइट। तो मैं इसकी डिलीवरी नहीं लूंगा। डिलीवरी मतलब क्या होता है, जिस कंडीशन में मैंने सामान को ऑर्डर किया था, जिस कंडीशन में मैंने सामान को ऑर्डर किया था, वही कंडीशन में अगर मुझे सामान मिल जाए तो आई एम बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। समझिएगा, जिस कंडीशन में मैंने अपने सामान को ऑर्डर किया था, उस कंडीशन में अगर सामान आ जाए तो आई एम बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। एम आई क्लियर? जिस कंडीशन में हम लोग सामान को ऑर्डर करते हैं, अगर उसी कंडीशन में सामान अगर हमें डिलीवर कर दिया जाए, रेलवे के थ्रू करो, ट्रांसपोर्ट के थ्रू करो, फ्लाइट्स के थ्रू करो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके भी थ्रू उन्होंने वो सामान की डिलीवरी हमें कर दी, अगर उसी कंडीशन में सामान की डिलीवरी अगर हो जाए तो बायर इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। याद रखना, बाउंड है, बायर को वो सामान की डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी। सेलर इज नॉट लायबल, सेलर इज नॉट लायबल बिकॉज गुड्स रास्ते पे डैमेज नहीं हुए हैं। जिस टाइम पे हमने डिलीवरी मिली है, जिस टाइम पे हमें डिलीवरी मिली है, उस टाइम पे गुड्स की कंडीशन पूरी बराबर थी, जैसी कंडीशन हमें चाहिए थी वैसी ही कंडीशन हमें मिली है, तो बायर इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, राइट। अब देखिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक बाकी है हमारे। मर्सेंटाइल एजेंट है, प्रॉपर्टी है, इंसॉल्वेंट है, प्राइस है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है। मैं एक दो टॉपिक और करा रहा हूँ आज आपको। मर्सेंटाइल एजेंट करा रहा हूँ, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूँ, मर्सेंटाइल एजेंट। Mercantile agent means an agent having in the customary course of business. As such, agent authority either to sell the goods or consign goods for the purpose of sell to buy goods or to raise money on the security of the goods। ठीक है। अब देखिए मर्सेंटाइल एजेंट क्या होता है। नॉर्मली जो एजेंट्स है ना, देखिए कितनी बार होता है ना, आपके सर घर पे लोग आते हैं, याद है, अपने घर पे बहुत बार सामने वाला गुड्स लेके आता है। जैसे आप देखना, बहुत सारे लोग आपके घर पे गुड्स लेके आते हैं, बोलते हैं कि भैया हम लोग कंपनी से आए हैं, आप हमारा प्रोडक्ट टेस्ट करो, हमारा प्रोडक्ट आप टेस्ट करके देख लो। खाने का भी सामान होता है, कभी साफ सफाई वाला सामान होता है, बहुत तरह के गुड्स होते हैं जो एजेंट्स लोग हमारे घर पे आते हैं। क्या वो एजेंट्स उस गुड्स के ओनर होते हैं? नहीं, एजेंट उस गुड्स के ओनर नहीं होते। कंपनी उनको अपने ब्याह पे गुड्स देती है, कंपनी उनको अपने ब्याह पे गुड्स देती है और बोलती है कि आपके पास ऑथोरिटी है टू सेल दोस गुड्स, आपके पास ऑथोरिटी है टू सेल दोस गुड्स। दिस आर नोन एज मर्सेंटाइल एजेंट, दिस आर नोन एज मर्सेंटाइल एजेंट। आप उनसे वो सामान खरीद भी सकते हो, और वो जो एजेंट आपके घर पे आते हैं, दे हैव द राइटफुल ऑथोरिटी टू सेल दोस गुड्स। तो वो उसको बोलते हैं मर्सेंटाइल एजेंट, उसको बोलते हैं मर्सेंटाइल एजेंट। मर्सेंटाइल एजेंट के पास क्या होनी चाहिए? ऑथोरिटी होनी चाहिए। मर्सेंटाइल एजेंट के पास क्या होनी चाहिए? ऑथोरिटी टू सेल द गुड्स, मतलब वो किसी के बिहाफ में गुड्स को सेल करते हैं, किसी के बिहाफ में गुड्स को सेल करते हैं, राइट। एम आई क्लियर? मर्सेंटाइल एजेंट, mercantile agent are those people which have the authority to sell the goods on someone else behalf, on someone else behalf। ये वाले ऑक्शन वाले बंदे भी होते हैं, ऑक्शन में जो लोग सामान बेचते हैं, क्या वो ओनर होते हैं? नहीं, वो तो किसी के बिहाफ में किसी और का सामान बेच रहे हैं, राइट। जो मिडल मैन होता है, कमीशन जो लेके काम करता है, कमीशन एजेंट्स, वो भी मर्सेंटाइल एजेंट होते हैं ना, बिकॉज दे व्हाट दे डू, दे चार्ज कमीशन ऑन समवन्स बिहाफ, दे चार्ज कमीशन ऑन समवन्स बिहाफ एंड वो आपका सेल करवा देते हैं गुड्स को। दिस आर नोन एज मर्सेंटाइल एजेंट, दिस आर नोन एज मर्सेंटाइल एजेंट, राइट। नेक्स्ट इज प्राइस। प्राइस क्या होता है? प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। प्राइस क्या है? बहुत इजी सा था, जो भी गुड्स आप खरीदो उसके बदले में जो पैसे आप मुझे दोगे दैट इज नोन एज प्राइस। जो भी आप गुड्स खरीद रहे हो उसके बदले में जो आप पैसे मुझे पे करते हो दैट इज नोन एज प्राइस। जो भी आप गुड्स खरीद रहे हो जिसके बदले में जो आप मुझे पैसे पे करते हो दैट इज नोन एज प्राइस, राइट। क्वालिटी ऑफ गुड्स मीन्स देयर स्टेट और कंडीशन। क्वालिटी ऑफ गुड्स मीन्स उसका कंडीशन कैसा है। क्वालिटी ऑफ गुड्स में बहुत सारी चीजें आती है। एक बार क्या होता है क्वालिटी ऑफ गुड्स, मैं पहले क्वालिटी ऑफ गुड्स करा रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ गुड्स मतलब क्या है? कंडीशन ऑफ गुड्स। कहने का मतलब
जैसे मान लीजिए जो भी गुड्स आप मुझे ऑर्डर करते हो, जो भी गुड्स आप मुझे ऑर्डर करते हो, उसका क्वालिटी क्या है? मतलब कंज्यूमेबल अगर गुड्स मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो क्वालिटी मस्ट बी ऑफ कंज्यूमेबल क्वालिटी ना, अच्छे से सील पैक होना चाहिए गुड्स जब आ रहा है। दिस इज नोन एज क्वालिटी ऑफ गुड्स, दिस इज नोन एज क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स मतलब जो भी मैं गुड्स ऑर्डर कर रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ गुड्स मतलब जो भी गुड्स मैं आपके थ्रू ऑर्डर कर रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ गुड्स मतलब जो भी गुड्स मैं आपके थ्रू ऑर्डर कर रहा हूँ, दैट मस्ट बी ऑफ द स्टेटेड क्वालिटी, दैट मस्ट बी ऑफ द स्टेटेड क्वालिटी। कहने का मतलब खाने वाला सामान है तो कम से कम कंज्यूमेबल होना चाहिए ना, खाने का सामान है तो कंज्यूमेबल होना चाहिए, अगर यूज करने का सामान है तो यूजेबल होना चाहिए, राइट? दिस इज नोन एज क्वालिटी ऑफ गुड्स, दिस इज नोन एज क्वालिटी ऑफ गुड्स। अब देखिए इसमें दो तीन टॉपिक बाकी है। एक टॉपिक है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, मैं ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा रचिका। आई विल बी कवरिंग दिस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स इन नेक्स्ट क्लास। टुडे आई एम कवरिंग one more topic, that is insolvency, that is insolvency. Insolvency is said to be an insolvent, a person is said to be an insolvent when he stops to pay his debt in the ordinary course of the business or cannot pay his debts as they become due when he has committed an act of insolvency or not. बोला जा रहा है कि सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर इंसॉल्वेंसी क्या है। देखिए बच्चों, इंसॉल्वेंसी अलग अलग एक्ट में अलग अलग तरह से डिफाइंड है। इंसॉल्वेंसी अलग अलग एक्ट में अलग अलग तरह से डिफाइंड है। कंपनी में इंसॉल्वेंसी अलग से डिफाइंड होता है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में इंसॉल्वेंसी अलग से डिफाइंड है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट में इंसॉल्वेंसी क्या होता है आप समझिएगा। सेल्स ऑफ गुड एक्ट में इंसॉल्वेंसी अलग तरह से डिफाइंड है। यहाँ पे इंसॉल्वेंसी मतलब वो है कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको क्या कहा था, अभी आपका लॉकडाउन चल रहा है, अभी आपका लॉकडाउन चल रहा है, आपने एक कैरेट ऑफ कोल्ड ड्रिंक में आपने घर पे मंगाई और वो कैरेट ऑफ कोल्ड ड्रिंक मैंने आपको दे दी। अब क्या हुआ, आप मुझे पैसे नहीं पे करो, मेरे पैसे ड्यू हो चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि भैया एक सप्ताह के अंदर आप पैसे दे देना। 1 वीक हैज गॉन, 1 वीक हैज गॉन। अब 8th डे को मैं बोलता हूँ कि भैया आप पे कर दीजिए, आप मुझे बोलते भैया पैसे तो नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड एक्ट यू हैव बिकम इंसॉल्वेंट, यू हैव बिकम इंसॉल्वेंट बिकॉज मेरा पेमेंट ड्यू हो चुका है, मेरा पेमेंट ड्यू हो चुका है और आप मुझे पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। मेरा पेमेंट ड्यू हो चुका है और आप मुझे पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। बोलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अगर पेमेंट ड्यू हो जाए, कोई भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अगर आपकी पेमेंट ड्यू हो जाए और सामने वाला बंदा अगर पे नहीं कर पा रहा है, दैट हैज बिकम इंसॉल्वेंट अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये डेफिनेशन डिफर करता है फ्रॉम कंपनीज एक्ट, ये डेफिनेशन डिफर करता है फ्रॉम कंपनीज एक्ट। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? सेल्स ऑफ गुड एक्ट इंसॉल्वेंसी कैसे डिफाइन करता है, जिसका भी पेमेंट ड्यू हो जाए ड्यू कोर्स के अंदर, जिसका भी पेमेंट ड्यू हो जाए ड्यू कोर्स के अंदर और वो पेमेंट अगर सामने वाला बंदा ड्यू कोर्स में नहीं करता है, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम अगर वो पेमेंट क्लियर नहीं करता है, तो वो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाएगा अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब मतलब मैं इंसॉल्वेंसी का प्रोसीडियर आपके अगेंस्ट में लगा सकता हूँ, इंसॉल्वेंसी वाले प्रोसीडियर में जा सकता हूँ। ये हम लोग आने वाले यूनिट में करेंगे कि इंसॉल्वेंसी का क्या क्या प्रोसीडियर है, इन दैट केस सेलर के पास क्या क्या राइट्स रहेगा, इन दैट केस सेलर के पास क्या क्या राइट्स रहेगा, ये हम लोग आने वाले यूनिट्स में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग को क्या समझना है, इंसॉल्वेंसी क्या होती है। इंसॉल्वेंसी बहुत सिंपल है। इंसॉल्वेंसी मतलब मेरा पेमेंट आपसे ड्यू हो गया, आपने मुझे पेमेंट नहीं दी और ड्यू डेट ओवर हो चुका है, ड्यू डेट ओवर हो चुका। अब आप मेरे लिए क्या बन चुके हैं, इंसॉल्वेंट। अब आप मेरे लिए क्या बन चुके हैं, इंसॉल्वेंट। मींस नाउ आई कैन रिकवर माय गुड्स, नाउ आई कैन रिकवर माय गुड्स, I can follow the procedures, I can follow the procedures as laid in the sales of goods act, I can follow the standard procedures laid in the sales of good act. This was the last topic for the day. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, स्टे सेफ, घर से ना निकलो, घर पे रहो, हैंड वॉश करते रहना रेगुलरली, जितना ज्यादा हो सके उतना अवॉइड करो बाहर जाना। जो भी मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ आप उसमें प्लीज रिवाइज कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। मैं आज की भी क्लास अपने यूट्यूब चैनल में भी डालने वाला हूँ। अगर आपके फ्रेंड्स लोग कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास, आप उनको बोलिए हमारी क्लासेस गो थ्रू करें। अभी हम लोग बहुत लिमिटेड मीन्स के साथ पढ़ा रहे हैं, आई एम टीचिंग इन अ वेरी लिमिटेड मैनर बिकॉज मेरे घर पे सारी फैसिलिटीज अरेंज नहीं हुई थी बिफोर लॉकडाउन एंड आई कुडंट अरेंज फर्दर। तो इसलिए मुझे बहुत लिमिटेड मीन्स से पढ़ाना पड़ रहा है, मैं लिमिटेड वे में एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अदरवाइज आवर क्लासेस आर मोर इंटरेक्टिव, मोर इंटरेस्टिंग। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको नहीं दे पा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स जो हम लोग क्लास में लेते हैं, ठीक है, वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ ड्यू टू द लिमिटेशंस ओवर हियर, ड्यू टू द लिमिटेशंस, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली वंस द लॉकडाउन गेट्स ओपन मैं आपको ये सारी क्लासेस री करवाऊंगा, बट आई विल रिक्वेस्ट कि आप है ना यहाँ से मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप कवर करो। मनीष इज हैविंग अ क्वेश्चन।
सर कंपनीज एक्ट का इंसॉल्वेंसी कैसे डिफरेंट है, ये मैं आपको जब कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा ना मनीष, तब मैं आपको कवर कराऊंगा कि कंपनीज एक्ट में इंसॉल्वेंसी कैसे डिफाइन किया गया है, एकदम अलग है, ठीक है। कंपनीज एक्ट का इंसॉल्वेंसी कैसे डिफाइन किया गया है वो मैं आपको अलग से कराऊंगा। सेल्स में इंसॉल्वेंसी कैसे है, आप वो ध्यान दीजिए। सेल्स में इंसॉल्वेंसी मतलब अगर मेरा पैसा ड्यू हो जाता है आपसे और आप मुझे अगर पे नहीं करते हो ना, तो आप मेरे लिए इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट बायर, आप मेरे लिए क्या बन चुके, इंसॉल्वेंट बायर। अब मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मुझे कुछ कुछ राइट्स देता है, उसके थ्रू मैं आपसे अपने पैसे रिकवर कर सकता हूँ, आपसे मैं अपने पैसे रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है ना। और जो इंसॉल्वेंसी है कंपनीज एक्ट का, वो मैं कंपनीज एक्ट जब पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको समझाऊंगा कंपनीज एक्ट में इंसॉल्वेंसी कैसे डिफाइंड है, क्लियर है ना। सो स्टूडेंट्स डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, जो आपके जूनियर्स है, फ्रेंड्स है, वो भी उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए। हमारी क्लास 11 एंड 12 से रिलेटेड कॉमर्स एंड बीएसटी क्लासेस आने वाली है यूट्यूब में, यूट्यूब में भी आएगी, फेसबुक लाइव में भी आएगी। अगर आपके फ्रेंड्स इंटरेस्टेड है फॉर कॉमर्स क्लासेस ऑफ क्लास 11 एंड 12, कॉमर्स एंड बीएसटी क्लासेस ऑफ क्लास 11 एंड 12, आप उनको जरूर सजेस्ट कीजिएगा। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्लासेस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस वेरी वेरी सून। ओके, थैंकिंग यू फॉर दिस सेशन। कल वापस हम लोग 12:30 बजे मिलेंगे लाइव सेशन के साथ, या तो मैं यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा या फिर मेरा फेसबुक पे लाइव क्लास रहेगी। थैंक यू ऑल, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।